कोएड स्कूल में था जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों थे। एंड मेरे लिए गर्ल्स के साथ मीन्स कि ऐसा होता नहीं कि यार एक अलग दुनिया आ जाना, तो वैसा बिकॉज मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हमेशा मैं बॉयज़ स्कूल में रहा था 5th तक। देन 6th में मेरी लाइफ चेंज हो गई कि स्क्रिप्ट नहीं करी थी, मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था कि मैं आके तो उनसे लड़ूंगा और मैं अपनी इंसल्ट कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई कि पिटने का शौक किसको होता है। सर उन्होंने हाथ वगैरह भी उठाया? हाँ, तो इट्स लाइक कि उनका सिक्योरिटी गार्ड था, वो पहले मेरे को ऐसा कॉलर पकड़ के अंदर लेके गए। देन उन लोगों ने ऐसा गला ऐसे पकड़ा हुआ, उसको ही पता मैं वॉशरूम जाऊँगा। HSI में ऑडिशन दिए थे इंडियन हिप हॉप चैंपियनशिप में, तो वो मेरा सपना था बिकॉज ऑफ कि मैं 2015 से सारे HSI के एपिसोड सीजन देखा है मैंने। तो कैसे और कौन से मेंटर्स हैं आप उनके बारे में बताओ। वैभव सर तो है मेरे मेंटोर, मतलब कि उनसे मैंने उनका मेरा तो ऐसा था कि मैं सोशल मीडिया पे हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गैंग्स ऑफ गॉसिपर। गाइस, जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो एक बहुत ही वर्सेटाइल डांसर हैं। उनकी वर्सेटैलिटी उनके हर डांस फॉर्म में नजर आती है। हर डांस फॉर्म में उनकी पकड़ और उनकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है। इन्होंने 2023 में इंडियन हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता इन लॉकिंग कैटेगरी और फिर 2024 में उसी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता इन हिप हॉप कैटेगरी। इतने बड़े अचीवर होने के बावजूद ये लोगों को सिखाने के लिए फ्रीक्वेंटली फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। So guys, let's get into the conversation with Rishi Raj sir. Also, अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी-छोटी क्लिप्स और अनफिल्टर्ड कंटेंट देखना है तो उसके लिए do follow us on another YouTube channel GOG Clips, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट विद ऋषि राज सर। एंजॉय द शो। तो सर आप सबसे पहले तो कैसे हो? मैं ठीक हूँ, सर कंफर्टेबल एकदम हाँ, मैं बढ़िया। बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। ठीक है सर। AC चल रहा है, ठंड लग रही है, इसलिए जैकेट पहन ली। सर पहले तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहले मेरे को आपकी जर्नी जाननी है हम सबको। जर्नी इन द सेंस कि लाइक कि डांस की आपने जर्नी। डांस कहाँ से स्टार्ट किया और मतलब डांस की फील्ड में आप आए कहाँ से? मैं आया कहाँ से? ओके, सो बेसिकली मैं स्कूल टाइम पे ही बहुत ज़्यादा नॉटी था, जॉली नेचर का था मैं स्टार्टिंग से। तो स्कूल में 6th क्लास की बात है, मैं फर्स्ट टाइम कोएड स्कूल में था जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों थे। एंड मेरे लिए गर्ल्स के साथ मीन्स कि ऐसा होता नहीं कि यार एक अलग दुनिया आ जाना, तो वैसा बिकॉज मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हमेशा मैं बॉयज़ स्कूल में रहा था 5th तक। देन 6th में मेरी लाइफ चेंज हो गई क्योंकि आसपास सारी गर्ल्स एंड साथ में बैठ रही है, साथ में पढ़ रही है, साथ में सब कुछ कर रही है, तो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल भी था और एक्साइटेड भी था। सो उस टाइम पे गाने आते थे शाहरुख खान के, दिल में मेरे है दर्द डिस्को और मौजा ही मौजा, तो वो सब मेरे लिए ऐसा था कि यार वो एक दुनिया अलग होती थी, एक स्टारडम, एक रॉयल लाइफ, वो मैं चाहता था हमेशा से कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ कि अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली से, तो अपन लोग ने एक ही घर में सब कुछ देखा है, किचन भी है, बाथरूम भी है, इधर मम्मी सो रही है, इधर पापा सो रहे हैं। एंड इट्स लाइक कि जब वो चीज़ मैंने टीवी पे देखी कि टीवी में इतने बड़े बड़े घर होते हैं, इतना बड़ा, सबको कैसे आता है, तो वो आता है डांस करने से, ऐसा मेरे दिमाग में थॉट है। वो सब डांस करते हैं, गर्ल्स आती हैं, पैसा आता है, ऐसा कुछ था। तो स्कूल में जब आने के बाद एनुअल फंक्शन होते थे, तो एनुअल फंक्शन में एक मेरे सीनियर था जो कि 9th और 10th में था, जब वो डांस करता है ना, तो डांस उसने उस टाइम पे किया था जब धूम मचाले मूवी, धूम आई थी मूवी 1, तो जब उसने डांस किया ना, तो सारी लड़कियां जब उतरा नीचे स्टेज से, सारी लड़कियां उसके पास जाके बोल रही वाह यार बहुत अच्छे डांसर हो, और सब उसको हग कर रही है, क्यों किस कर रही है, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या है, ऐसा भी होता है क्या? सो इट्स मीन कि वो मेरे लिए ऐसा था कि यार मेरे को भी करना है ऐसा, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरे पास आए, मेरे से हाथ मिलाए, मेरे से फोटो खिंचवाए, मेरे को हग करे। उस टाइम पे ऐसा था। तो मेरा एक दोस्त था जो पंजाब से था, वो स्कूल में था मेरे, तो उसके पापा मम्मी डायरेक्टर थे, म्यूजिशियन थे, तो वो मेरे को घर पे, मैंने बोला, उसका नाम प्रिंस था, मैंने बोला प्रिंस यार मेरे को भी डांस सीखा है, मेरे को भी डांस सीखने का है, मेरे को भी परफॉर्म करने का है। तो बोला कि ठीक है आ जा। तो मैं स्कूल बंक करके, लाइक हैदरपुर से जहांगीरपुरी का डिस्टेंस 1 से 1.5 किलोमीटर का, तो वहाँ में गया। देन उसके बाद उसके घर पे डांस सीखा और उसने मुझे को सिखाया, सारे स्टेप्स कॉपी करते थे अपन लोग, शाहरुख खान के, गोविंदा के, ये सब कॉपी किया। देन उन्होंने परफॉर्म किया। जब मैं परफॉर्म किया तो वो स्कूल से जा चुका था, अब वहाँ पे सिर्फ मेरा राज था, अब ऋषि राज था वहाँ पे। जब मैं नाचता था सारी लड़कियाँ मेरे पास आती थी, बहुत, मैं योगा चैंपियन भी हूँ, तो मैं बहुत फ्लेक्सिबल था उस टाइम पे, बैक फ्लिप मारना मेरे लिए ईजी था वो उस टाइम पे।
तो सारी लड़कियां उतर रही हैं, आके मेरे को हक कर रही है, मेरे को किस कर रही है। मैं ओह शिट, ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम में बहुत काला था, मतलब इससे भी काला था। इट्स लाइक जस्ट माई जींस, मैं ऐसा काला था। तो इट्स लाइक कि मेरे लिए था कि यार बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं जब आप अपने आर्ट को प्रेजेंट करते हो। तो वहाँ से मेरी डांस की जर्नी फिर और बढ़ती गई। फिर मैं हर एक स्कूल में, हर एक शो में, हर एक एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करने लगा। धीरे 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 मैं स्कूल में पॉपुलर हुआ। देन उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2014 से, जब मैंने प्रोफेशनली डांस स्टार्ट किया। डांस स्टार्ट मीन्स की जर्नी स्टार्ट की बाहर जाके सीखना। मैं 2014 में चला गया गुजरात गया था मैं। प्रिंस जो थे उनका एक कैंप था, UIDC, हाँ, यूनाइटेड इंडियन डांस कैंप ऐसा था, जो उन्होंने 2000 बच्चों के लिए फ्री में किया था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे जाओ और सीखो। तो उस टाइम में मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो अभी साथ में भी हैं। हम सब ने 2000 डांसर्स थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। वहाँ पे गया, जब वहाँ पे मैं गया तो जिस भी टीचर की क्लास थी उन सब टीचर क्लास में फाड़ रहा हूँ, और उन 2000 में से मैं हर क्लास में नोट कर रहा हूँ कि यार ये बंदा है, आओ मेरे साथ परफॉर्म कर, मेरे साथ परफॉर्म कर, मेरे साथ। तो उस टाइम पे ऐसा लगा, मेरे को पुश मिला कि किसी का एक अप्रोच ना, किसी का एक वेल विशिंग चीज़ ना आपको आगे बढ़ा सकता है। बिकॉज उधर से इधर ही उठेगा यार, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे हर वर्कशॉप मैंने अटेंड किया, और हर वर्कशॉप में मुझे नोटिस किया जा रहा है यार ये बंदा कुछ है। तो वो ना जाने अनजाने का पता नहीं क्या हुआ कि मैं नोटिस में रहा हर जगह, एंड वो मेरे को पुश करता रहा आगे। तो देन धीरे धीरे हर वर्कशॉप में गया, हर कैम्प में गया, नोटिस हुआ। देन उसके बाद मैंने इसको प्रोफेशनली ले लिया। तो सर जैसे इन कैंप्स में आपके जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको 4 घंटे 5 घंटे रिगरस प्रैक्टिस की मतलब आदत हो जाती है उस पॉइंट पे, तो वो उनको उसको कंटिन्यू कैसे करते हैं? वो लोग सब लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सर पे या डंडा रखने वाला, कोई सर पे हाथ रखना नहीं होता ना, कि मैं करूँ ना कोई बोलने वाला नहीं है। और जब तक मेरे को लगता है कि मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी होता है सबकी लाइफ में। हम जो मेंटोर है ना उसकी लाइफ में भी मेंटोर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न बिहाइंड, विदाउट मेंटोर या विदाउट कोई सीनियर आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाते हो, थोड़ा सा ठीक है आज नहीं कल नहीं, या फिर अभी नहीं बाद में, ऐसा होता है। बट आपको पता है कि आपके पास कोई मेंटोर है, आप नहीं करोगे तो आपको मारेगा या फिर आपको डांटेगा या फिर आपको बोलेगा करने को। तो वो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर हट जाता है जब, बिकॉज जो भी आते हैं वो खुद एक मेंटर होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं फिर अपने आप को डाउन कर देते हैं और अपने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अपने स्टूडेंट के साथ साथ खुद को भी प्रोग्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे ना तो एक टाइम पे आप नीचे चले जाओगे और स्टूडेंट्स ग्रो हो जाएंगे, और एक टाइम पे स्टूडेंट्स भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे कि बिकॉज ऑफ कि एक ना डिस्टेंस हो जाएगा कि यार सर आपने जितना सिखाना था सिखा दिया, अब मुझे और भी सीखना है, और सीखना है तो आपके पास इतनी चीज़ें नहीं है, बिकॉज ऑफ की रीज़न बिहाइंड है कि इसने डेवलपमेंट नहीं करी अपनी स्किल्स में। दैट्स वाई स्टूडेंट्स को कहीं ना और रीच करना पड़ता है, कहीं और रीच करना पड़ेगा, एंड वो फेयर है, बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल ठीक है। बट मेरा ऐसा मानना है कि सभी मेंटोर को, जो भी मेंटोर अभी कर रहे हैं, उनको भी ग्रो करने के लिए खुद पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो नहीं कर पाते हैं, देन उसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ, बिकॉज और किसी वर्कशॉप में या जजमेंट पे या मिल जाते हैं शो में, तो पूछता हूँ कैसा चल रहा है सर, बहुत मिस कर रहे हैं सर बहुत मिस कर रहे हैं, अब नहीं हो पाती सर प्रैक्टिस, पर कुछ कर रहे हैं कॉन्टिन्यू। मतलब ऐसा है कि 100 में से 20-30% ही है जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग को ले पाते हैं, अदरवाइज सब वापस अपने जोन में चले जाते हैं। तो सर जैसे अभी आप भी इसी जोन में हो, हाँ, कि फॉर आप श्योर। भी जजमेंट पे आ गए, तो हाँ। आप कैसे कंटिन्यू करते हो मैं प्रैक्टिस? अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं रोकता। मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट रात को होती है। सो मेरी लास्ट क्लास होती है 9 बजे तक की। मैं 9 से 10 जाता हूँ घर जाके रेस्ट खाना खा के मैं 11 बजे स्टूडियो आता हूँ। 11 बजे से लेके मेरा 2 बजे तक प्रैक्टिस होता है। हाँ, मैं कभी वो प्रैक्टिस अपनी स्टोरी पे ज़्यादा नहीं डालता। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नज़र भी लगती है, मेरे को ऐसा बिलीव है कि नज़र लगती है, तो मैं ज़्यादातर अपनी जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है वो मैं कभी स्टोरी पे नहीं डालता, और मैं हमेशा पर्सनल ट्रेनिंग अकेले करता हूँ। अकेले में क्या होता है, मैं खुद को भी जज नहीं कर पाता, लोग मुझे क्या करें, बिकॉज ऑफ कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो मैं बहुत पीस में रहता हूँ मेंटली, और जब तक मैं मेंटली पीस में हूँ मतलब कि मेरी बॉडी वर्क कर पाएगी, अदरवाइज मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, उसने ये बोला वो बोला, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। उस टाइम पे मैं कभी अपने आप को जज नहीं करता, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है मैं क्यों नहीं कर, ऐसा नहीं, जस्ट मैं और डांस और म्यूज़िक, ख़त्म, बात ख़त्म। सो वैसा ट्रेनिंग पीरियड रहता है।
फिर ये रोज का या पर मेरा रोज का, आप हाँ। रोज करते हो? हाँ सर 11 से 2 मतलब 11 3 से घंटे 2। के अराउंड। हाँ, क्योंकि मुझे सोना भी होता है, तो मुझे मेरी क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, तो मेरे को जगना भी होता है। हाँ सो जी। फॉर श्योर कि मेरी बॉडी का रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो रेस्ट देना भी होता है मेरे को, ऐसा है। सर अभी आपने एक मेंटोर के बारे में आपने बात की कि सबका मेंटोर होना बहुत जरूरी है, वरना जो ट्रेनिंग होती है, जो एक आपका खुद का स्किल हाँ। आपका डेवलप होता है, वो रुक जाता है। फॉर सर श्योर आप किसको मानते हैं अपना मेंटोर? मैं एक टाइम पे ऐसे पे आ गया था कि मैं बहुत लाइक अपने ऊपर डाउट्स करने लग गया था। रीज़न बिहाइंड कि जब एक ही सर्कल में फंस जाता है ना, सुबह उठना, डांस सिखाना, फिर क्लास ऑफ करके घर जाना, खाना पीना, सो जाना, सुबह उठना, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन था मेरे लिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और मुझे लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर एक टाइम पे ऐसा एहसास हुआ कि यार मैं सिखा रहा हूँ सबको, मेरे को कौन सिखा रहा है, मैं कहाँ सीख रहा हूँ, मेरे स्किल्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं। तो देन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं किसको अपना मेंटोर बनाऊँ, किसको बनाऊँ। देन उसके बाद मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि अभी तक जिसने मेरे को सिखाया है, क्या मैंने उनकी बातें दोबारा से याद की, मैंने नहीं की। क्या जो मेरे को बताया गया बेसिक चीज़ें, क्या मैंने उस पर काम किया, मैंने नहीं किया। सुना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अब मुझे कोई बोलेगा कि तू बाउंस कर, और मेरे को बाउंस आता है, तो उस पर ध्यान नहीं दूंगा। बट अब मैं इस पर ध्यान दूंगा, ये बाउंस क्यों बोला गया मेरे को करने को, बाउंस है क्या यार, बाउंस कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे तरीक़ों से कर सकते हैं, ये मैं कभी ध्यान नहीं देता था। मैंने अपनी ट्रेनिंग में ये सब ध्यान देना स्टार्ट किया। मैंने अपने सारे जितने मेरे को टीचर्स ने बताया था, मैंने उन सब पे वर्क करना स्टार्ट किया। जब मैंने वर्क किया ना, वो ऑटोमेटिक ना बॉडी में ना एक कॉन्फिडेंस आने लगी कि हाँ यार मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। देन सच बताऊँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई मेंटोर हो, मुझे भी कोई पुश करे, मुझे कोई मारे पीटे, बट मेक श्योर कि इस टाइम पे अभी वो मेरे हिसाब से कि वो जो डेडिकेशन वाला मेंटर होता है ना, वो नहीं मिल पाते हैं। होंगे, ऐसा नहीं कि, बट मुझे मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे। तो इसलिए दैट्स वाई कि जो मैंने अभी तक सीखा है, मैं उसी को लर्न करके, कैलकुलेट करके उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी बॉडी में। तो वो मेरे को डेवलपमेंट आता है। तो डेवलपमेंट इज़ मेन थिंग कि आप कैसे भी तरह से सीखो, बट डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो वो मैं कर पा रहा हूँ। तो दैट्स वाई अभी मैं खुद का ही मेंटोर हूँ, ऐसा वाला। बट मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है भाई, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट ट्रेनिंग भाई कुछ नहीं है। तो सर ये जो आप अभी रात में ट्रेनिंग करते हो 11 से 3, 11 से 2, तो सर ये आपने अभी रिसेंटली शुरू किया है, बहुत पहले से आप करते हो? बहुत पहले से कर रहा है। जब बीच में मेरी फाइट हो गई थी, मैं बस वहाँ पे गैप हो गया था, बट अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर जब इनिशियली आपने शुरू किया था, तो इसके पीछे मोटिव यही रहा था कि ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाना है, अपनी स्किल को और डेवलप करना है। आपने जब भी प्रैक्टिस सेशन अपना पर्सनल शुरू किया था? पर्सनल? हाँ जी, जब आपने वो हाँ, डांस जब वाला मेरे पास टाइम मेंटोर नहीं थे ना, हाँ जी, जब मुझे पता चला कि यार कोई है नहीं मुझको सिखाने के लिए, तो फिर मुझको लगा कि मुझको ही सिखाना पड़ेगा, मुझको मैं ही सिखा सकता हूँ फिर। तो वो सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि मेंटोर नहीं है, और ऐसा नहीं मैंने कोशिश नहीं करी। मैं थोड़ी सी और स्किल्स डेवलप करने के लिए मैं वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, इंटरनेशनली क्लासेस लेता हूँ मैं, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिलता है, ऐसा वाला है। एंड बाकी कुछ डाउट्स होते हैं मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, जो मेरे मेंटोर है। अगर मैं वो फिजिकली हम नहीं मिल पाते हैं तो फ़ोन करके मैं पूछ लेता हूँ, ऐसा वाला है। सर अभी रिसेंटली आपका जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया वो इंडियाज बेस्ट डांसर के बारे में है। तो सर काफी लोग उसके बारे में पता है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपको देखते रहते हैं, लेकिन सर जिनको नहीं पता, जो इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको जान रहे हैं, सर एक बार अगर आप उनके लिए कुछ बता पाएंगे। सर हम चाहते नहीं थे, पर हमारे पिछले जितने भी एपिसोड्स हुए उन सब में रियलिटी शोज का एक बहुत बड़ा सेक्शन रहा है, जिसमें हर गेस्ट आकर रियलिटी शोज के बारे में बात तो करता ही है, तो सबका एक अलग ओपिनियन है उसको लेके। तो सर हम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं। मेरी फाइट कभी भी रियलिटी शो से रही नहीं। रियलिटी शो मेरे लिए ठीक है, ओके। सर वो पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था, मतलब अगर आप शुरुआत से बता सके, क्योंकि सर काफी लोग आपको इससे ही जानेंगे, तो सर काफी लोगों को नहीं आइडिया होगा। ओके, सो इंसिडेंट ये हुआ था कि 4 से 5 साल बाद मैं रियलिटी शो का ऑडिशन दे रहा हूँ। उससे पहले मैं देता था तो हमारा सिलेक्शन हो जाता था डायरेक्ट सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड, सीधा स्टूडियो राउंड, सीधा मुंबई, ऐसा वाला। बट इस बार पहले क्या होता, पहले प्रिपेयर होना पड़ता था कि यार आ रहा है, ट्रेनिंग करो। अब पता है कि ट्रेनिंग तो हुई स्टार्ट है मेरी। हाँ जी। ट्रेनिंग में तो मतलब कि अपन ऐसा नहीं कि ऑडिशन आया तो ट्रेनिंग कर रहे, नहीं, अपन लोग ट्रेन कर रहे अपने आप को काफ़ी टाइम से। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अपनी चीज़ों को लेके कि यार अब मेरे लिए, पहले क्या था कि मुझे पता है रियलिटी शो में क्या चलना है क्या नहीं चलना, मुझे पता है अब, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ उनके साथ, तो मैं रेडी था। तो मैंने रिंकू को फ़ोन किया, रिंकू भाई भी दिल्ली में थे, तो रिंकू जैसवंत, तो मैंने उसको कॉल किया कि रिंकू चल रहे हैं क्या।
बिकॉज उस टाइम मैं फ्री था। तो बोले भाई बताओ, चलो उस दिन फ्री है तो अपन लोग वहाँ चल रहे फ्री है। मैं ना न्यू कैमरा लेके आया था, हाँ लेंस लेके आया था न्यू, और ये माइक लेके आया था। तो मैं बोला भाई चलते हैं, माइक वाइक लेके आया। मैं कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ डांसर्स के लिए, कि मैं कुछ डांसर्स को रियलिटी दिखा सकूँ, रियलिटी क्या होती है। फाइट वाली रियलिटी नहीं, एक्चुअल में ऑडिशंस कैसे होते हैं वो रियलिटी, वो मेरा पर्सपेक्टिव था कि मुझे ऐसा दिखाना है। तो मैं गया, हमने बोला रिंकू, मेरा दोस्त था कैमरामैन, उसको मैंने बोला भाई कैमरा रिकॉर्ड करना और सब कुछ कवर करना क्या कहा होगा, बिकॉज वो कि रियलिटी शो में व्लॉगिंग नॉर्मल है, हर कोई करता है। यहाँ तक कि जब रियलिटी शो स्टार्ट हो भी जाता है ना, जब टेलीकर, तब भी लोग करते हैं, ठीक है, होटल में रियलिटी शो के सेट पे सब करते हैं, वो नॉर्मल है। तो मैं गया, रिंकू और मैं गए, कार से गए, ऊबर किया था अपन लोग ने, गए उधर। उसके बाद एंटर किया। जब हम एंट्री कर रहे हैं, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, सबका बहुत अच्छा रहा। तो जो भी हमसे मिल रहे हैं, बिकॉज अब हम रिंकू और मुझे सब वहाँ पे जानते थे, और कुछ दिल्ली के थे और कुछ इंडिया में बाकी और जगह से भी आए थे, तो सब ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू में जानते थे। देन उसके बाद हम गए, सबसे मिल रहे हैं, हेलो हाई कर रहे हैं, हेलो हाई कर रहे हैं, सब हमसे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एंड वो फ़ोटो खिंचवाना हमारा पहले से प्लान नहीं था कि आना और फ़ोटो खिंचवाना, ऐसा हमने कुछ सेट नहीं किया था। वो ऑटोमेटिक था और ऑर्गेनिक था। वो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, तो आ रहे थे। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं कभी भी किसी से ऐसा हेट करके नहीं मिल सकता। मेरा जॉली नेचर है बचपन से, तो मैं सबसे मस्ती मजाक करके मिलता हूँ, ऐसा वाला। देन उसके बाद अपन लोग गए, तो पीछे से आवाज़ आई कि, बिकॉज सारी जो झुंड थी हम दोनों के पास आ गई थी। सोचो ये सारे डांसर्स हैं, 150 डांसर हैं। अब हम इस गली से जा रहे हैं, अब इसमें 50 डांसर उठ के यहाँ पर आ गए अलग अलग जगह से। देन उसके बाद जो ऑडिशंस कवर कर रहे थे, उन्होंने बोला कि सभी लोग बैठ जाओ, कैमरा यहाँ पे फ़ोटो मत खींचो, ये बोला था उन्होंने। तो मैंने बोला भाई तुम लोग ऑडिशन दो, हम लोग जा रहे हैं बाहर, तुमको फ़ोटो खींचना है तो बाहर आ जाओ, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अपन लोगों ने जो भी फ़ोटो खिंचवाए थे, हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद बाकी सब लोगों से मिले, बहुत सारे नून के थे, सबसे मिले। देन उसके बाद हम गए फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे। देन उसके बाद मैं बोला ना मेरा बहुत फ़नी नेचर है, तो मैं सब पे कमेंट कर रहा हूँ, और भाई क्या हालचाल, कैसे हो, ऑडिशन हो गया, नहीं हुआ, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट दो। जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं नहीं भी जानता, उसको भी मैं हाथ मिला के ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज कि मेरा ऐसा नेचर है। देन उसके बाद गए। सो एक ऑडिशन रूम के बाहर एक मेरा स्टूडेंट ही बैठा हुआ था नून का। तो उससे मैंने पूछा कि ऑडिशन जज कहाँ गए, जज ऑडिशन क्यों नहीं हो रहा, जज कहाँ गए। तो उसने बोला कि सर अभी ब्रेक पे गए, ब्रेक हुआ है। तो उस टाइम पे 2 बज रहे थे। तो इन अ फन वे मैंने ये बोला कि SBI का बैंक है क्या जो ये बार बार ब्रेक पे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि तुमने सुना होगा सोशल मीडिया पे SBI के बहुत जोक चलते हैं, ठीक है, अरे इधर जाओ, शर्मा जी के पास जाओ, उस पर जाओ, काउंटर नंबर 3 पे जाओ, अभी लंच है बाद में आना, ये सब बनते हैं, मीम्स बनते हैं। सो उसी वे में, बिकॉज ऑफ कि मैं बहुत सोशल मीडिया और यूट्यूब देखता हूँ, यूट्यूब पे जैसे हर्ष बेनीवाल है, आशीष चंचलानी, ये सब जो ब्लॉग बनाते हैं, ये सब देखता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ। तो इसमें ऐसे जोक्स होते हैं जो कभी कभी इधर आ जाते, हिट हो जाती है, अच्छा से सिचुएशन पे आ जाते। तो मैंने बोला। देन उसके बाद वो बगल से जो था बंदा, जज क्या नाम था उसका, अक्षय पांचाल, वो था। वो 13.30 करोड़ का बंदा था, आई थिंक एक्स मेंबर था वो, पहले था वो, अब नहीं शायद। तो वो गुजरा, तो मैंने उस टाइम में बोला कि ये SBI के बैंक वाले हैं क्या जो बार बार ब्रेक पे जा रहे हैं, ऐसा हुआ। और एक बात उसने सुन ली और मैं आगे निकल आया। तो फिर उसके बाद वो वापस आए कि इधर आओ, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोला मैंने, बोलो कि आप जज पे कमेंट क्यों कर रहे हो। मतलब मैंने पर्सनली नहीं बोला कुछ भी, मुझे पता नहीं था कौन है जज, और मुझे जिस टाइम पे उससे बहस हो रही, मुझे उस टाइम पे ये भी नहीं पता कि वो जज है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो पर्सनली मेरा नहीं था कुछ भी। तो बोला कि आप ये शूट क्यों कर रहे हैं, ना व्लॉग शूट कर रहे हैं अपन लोग। कह रहे नहीं आप शूट नहीं कर सकते, मैं बंद करो। मैं क्यों, क्या हो गया, सभी तो कर रहे हैं ना। वहाँ पे राहुल भी था, राहुल लूजर में भी था, और ये बहुत सारे बंदे थे यार जो कर रहे थे। रीज़न ये है कि मैं क्यों नोट हुआ, रीज़न बिहाइंड, मेरे पास कैमरा था, DSLR था, और मेरे पास माइक था। मे बी मैं ज़्यादा अटेंशन में आया बिकॉज ऑफ कि मैं एक कैमरामैन अलग से है, 2 बंदे हैं, और लोग हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मे बी ये रीज़न हो सकता है उसको ज़्यादा हिट हुआ कि ये बंदा है कौन। तो उसने बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला कि SBI का बैंक है क्या जज बार बार ब्रेक पे जाते हैं क्या। मैंने उसको बोला सर मैंने सिर्फ फन वे में बोला है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था हर्ट करने का, अगर उसके लिए हुआ तो सॉरी, मैंने बोला। उसका क्रू मेंबर आया था मेरे को, फिर बोला कि तू यहाँ से जल्दी निकल और कैमरा बंद कर दे। तो मैंने भाई तू तमीज़ से बात कर,
मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ तो आप भी तमीज़ से बात करो, कि मैं भी दिल्ली से हूँ और दिल्ली से हो तो मुझे पता कि कैसे बदतमीज़ी से बात की जाती है, पर मैं नहीं कर रहा बिकॉज ये डांस का स्पेस है और डांस का स्पेस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फिर वो मेरे को बोला ठीक है जल्दी जल्दी जाओ। तो हम जैसे ही जाने लगे तो हमें कुछ बंदों ने और रोक लिया लास्ट फोटो खिंचवाने के लिए। बोला ठीक है भाई आज फोटो खिंचवा फिर निकलते हैं। फिर जब मैं निकल रहा था तो जो उसका क्रू मेंबर था उसको मैंने बोला भाई इधर आओ, अगर मेरे से कुछ भी आपको बुरा लगा हो तो उसके हम सो सॉरी और हम जा रहे हैं। हाथ मिलाया उसको, मैंने सॉरी बोल के मैं निकल गया। निकलने के बाद जो अक्षय पांचाल है उसको हिट हुआ कि यार ये बंदा है कौन जो मेरे को बदतमीजी से बात कर रहा था या मेरे से बहस कर रहा था। फिर अपन लोग बाहर आने के बाद एक स्टूडेंट है जिससे बात कर रहा था मैं, वो बोला कि सर आपने फ्री कैंप रखा था, सर मैं आना चाहता था बट नहीं आ पाया किसी रीज़न से। तो इसी इतना बात करी थे तभी से अंदर की प्रोडक्शन टीम आ गई बाहर। तो रिंकू ने कैप पहन रखी थी। रिंकू बोल रहा है कि एक टोपी वाले इधर आ। मेरे पास माइक था, वो कह रहा कैमरे वाले इधर आ, माइक वाले इधर आ। मैं बोला, फिर मैंने बोला कि आई थिंक कुछ बहस होगी क्योंकि अक्षय पांचाल भी बाहर आ गया था और क्या नाम था उसका, सचिन वर्मा, गोल्डी और एक एजेंट था वो आ गया था बाहर और मेरे को ऐसा बुलाने लगे अपन लोग को। फिर देन अपन लोग गए तो मैंने बोला अपने कैमरा मैन को कि भाई रिकॉर्डिंग नहीं रुकनी चाहिए, यहाँ पे क्या बात होती है। तो जैसे आपके पास आ रहा हूँ बात करने के लिए, तो अब जैसे मैं आया सीधा आपने मेरा माइक छीना। मैं ये क्या, वो मेरे लिए माइक बहुत एक्सपेंसिव था और मैं न्यू माइक लेके आया था। तो सर माइक छोड़ो पहले, तो सोचो कि ये माइक है और वो आपका हाथ है और मेरा हाथ है, सर दोनों ने पकड़ रखा है। और छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या बोल रहा था तू, क्या बोला तूने अक्षय पांचाल को, ये रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये है वो। बोला ऑडिशन देने आया और आपने बुलाया हमें मैसेज करके कॉल, ये बिकॉज वो कॉल करके बहुत बुलाते हैं कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे, आ रहे नहीं आ रहे, आ गए या नहीं आए। तो ऐसा था, मैं आया। देन उसके बाद भाई जो हमारी लड़ाइयाँ हुई, तू तड़ा, गाली गलौज, मतलब गाली तो मैंने स्टार्ट नहीं की थी, उन लोगों ने स्टार्ट किया। देन उन लोगों ने मेरा कॉलर पकड़ा, ये है वो है, सारी चीज़ें हुई। मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि यार सिर्फ एक मजाक के पीछे उन लोगों को लगा कि मैं उनको हेट फैला रहा हूँ, उन लोगों को लगा मैं उनको एक्सपोज कर रही हूँ। मैं एक्सपोज करने नहीं आया था उधर भाई, मैं रियलिटी दिखाने आया था कि रियलिटी शो कितना रियल होता है, कितना प्योर होता है। बट आप लोग जो बिहेव कर रहे हो वो भी एक रियलिटी शो का पार्टी बन गया। मैंने कोई एक स्क्रिप्ट नहीं करी थी, मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था कि मैं आके तुमसे लड़ूंगा और मैं अपनी इंसल्ट कराऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई। कि पिटने का शौक किसको होता है। सर उन्होंने हाथ वगैरह भी उठाया? हाँ, तो इस लाइक कि उनका सिक्योरिटी गार्ड था, वो पहले मेरे को ऐसा कॉलर पकड़ के अंदर लेके गए। देन उन लोगों ने मेरा ऐसा गला ऐसे पकड़ा हुआ था, अनलेस लाइक कि मेरे को सांस नहीं आ रही थी और लाइक मैं उस टाइम पे एक टाइम के मैं पूरा ब्लैकआउट हो गया था और मैं लाइक मेरी बॉडी ऐसे छोड़ दी थी अपनी, बेहोश हो गया था मैं। देन मुझे होश आया थोड़ा सा, तो मैं पता, मैं मतलब ये रोड है, ये आपका ये रोड है और ये आपका ऑडिशन वेन्यू। तो इस लाइक रोड से जब मेरा गला पकड़ा तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ब्लैकआउट था ऐसा वाला। देन यहाँ पे जब उन्होंने मेरा गला छोड़ा तो मेरे को होश आया, तो मेरे को अंदर लेके गए इन लोगों ने। अंदर ले जाके मैंने सिक्योरिटी गार्ड को हल्का सा, उसने मेरे को ऐसा, तो मैं नीचे से निकला तो उसने फिर मेरे को अंदर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं भाई तूने ये गलत कर दिया, तेरे को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद सचिन भी था, गोल्डी भी था, सब शांत हो गए। रिंकू बोला कि भाई हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम लोग एक छोटे से मजाक में बात कर लेते, तुमको वीडियो डिलीट करवानी है वीडियो डिलीट कर दो, मैं ओके था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी तो वीडियो इतनी अच्छी बनी भी नहीं है, बहुत शेक हो रहा है वीडियो, तो मैं वीडियो अपलोड करता भी नहीं। अगर मैं शूट भी कर लेता तो नहीं करता, बट अब मुझे करनी पड़ी, रीज़न बिहाइंड कि मुझे दिखानी थी सच्चाई चाहे कैसी भी थी। तो उसके बाद थप्पड़ मारने के बाद मैंने बोला कि अब भाई पुलिस आएगी, FIR होगा। तो जब मैं बोला तो रिंकू मेरे को लेके जा रहा था ज़बरदस्ती, मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मेरे को मारना था उसको। मैं सचिन को, गोल्डी को, उधर अक्षय पांचाल को, सबको मारने वाला था बिकॉज उस टाइम पे भाड़ में जाए सब कुछ। अब उस टाइम पे अब तब मैन टू मैन की बात आ गई, अब ईगो की बात आ गई क्योंकि अगला बंदा फिजिकल हो गया है। अब चाहे वो मरे या फिर मैं मरूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ईगो पे जब बात आती है ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे पहले, चाहे मेरे सामने कोई कितना बड़ा आ जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वहाँ पे गया तो बट रिंकू ने मेरे को खींच के बाहर लाया और मैंने बोला कि पुलिस आएगी अब। तो उसने मेरे को सचिन ने बोला, सचिन वर्मा ने बोला कि तू जा, हम तेरे को उल्टा केस करेंगे कि तू यहाँ पे 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था, छेड़ रहा था उनको। मतलब वाह ओके, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरा स्टार्ट टू एंड रिकॉर्डिंग है और कोई भी लड़की यहाँ बोल दे तो मान जाऊँगा। तो रिंकू ने बाहर लेके गए, फिर रिंकू को मैंने बोला भाई पुलिस के पास जाना है। फिर रिंकू ने बोला कि भाई यार पुलिस के पास, हम सोचो कि हम रिक्शे में बैठ के पुलिस के पास जा चुके हैं और हम स्टेशन के बाहर बात कर रहे हैं कि जाए ना जाए। तो मैं तो रेडी था। रिंकू ने समझाया कि यार देखो भाई अभी उनके पास है पावर,
अगर उन्होंने ये 2 लड़कियां लाके खड़ी कर दी उनके क्रू मेंबर की कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है इसलिए हमने इसको मारा है, तो उल्टा केस हम पे होएगा। फिर उसके बाद मैं उस टाइम पे डर गया मैं भी, यार हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था, मेरे को बस उनको हर्ट करना था, बट मैं नहीं कर पा रहा था। फिर उसके बाद मैं उसकी बात मान के चला गया मेट्रो में। पर ना मेट्रो में जाने के बाद ना मैं वापस द्वारका सेक्टर 10 से राजीव चौक पहुंच गया मैं, बट अंदर एक खलबली थी कि यार मैं कुछ कर क्यों नहीं पाया, मैं क्यों नहीं, ऐसा था ऐसा कि यार मैं कुछ करके अपनी नज़रों में गिर रहा था मैं धीरे धीरे। बोला रिंकू भाई कुछ नहीं होगा, मेरे को जाना है वापस, मेरे को वहीं सी द्वारका के स्टेशन पे ही मुझे रिपोर्ट करनी है। मैं गया और वापस मैं राजीव चौक से द्वारका गया, मैंने रिपोर्ट करी। मैंने बोला 10 बंदे बुलाने के लिए फ़ोन करके, मेरे जो उनके भैया उन्होंने बोला भैया ऐसी ऐसी बात होगी, कह रहे बता अभी भेजूँ 10 बंदे मारने के लिए, उनको ऑडिशन बंद करवा दूँगा, मारता हूँ। मैंने बोला अभी आप कहाँ हो, कह रहे फरीदाबाद में हूँ। मतलब फरीदाबाद से आने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, मतलब 3-4 घंटे, बिकॉज उस टाइम पे ट्रैफिक था बहुत, शाम की टाइम होती, 6-7 बज गए थे। बोला आप भेजोगे भी तो आराम से 9-10 बज जाएंगे, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने के लिए, अब पुलिस वाले ही करेंगे जो करेंगे। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने में भाई मेरे को 3 घंटे लग गए। रिपोर्ट लिखने वाला जो था वो नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ, रिंकू मैं और कैमरामैन सब बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर हम वेट कर रहे हैं कि 3 घंटे बाद हमारा रिपोर्ट FIR हुआ। FIR होने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और आप अभी जाके, क्या होता है जो जब आप फिजिकली होता है ना हिट, तो उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना होता है, पुलिस से आपको भेजती है हाँ जी। कि जो भी आपके पास निशान है, किसने आपको मारा है, उसकी रिपोर्ट मिलती है। तो वो करवाने गया मैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया ना, मैं सच्चाई बताता हूँ, तो मैं जब देख रहा हूँ ना अपने आसपास, अपनी चोटें देख रहा हूँ, और जब मैं आसपास देख रहा हूँ कि किसी का सर फटा हुआ है, ऐसा निकला हुआ सर, किसी की माँ अपनी बेटी को संभाल रही है और वो बेड पे, और वो इमरजेंसी था, मैं इमरजेंसी में गया था। किसी की बूढ़ी माँ बिल्कुल पतली यूँ करके वो आ रही है, किसी का पैर फटा हुआ है इमरजेंसी में, किसी की मम्मी का पेट प्रेग्नेंट, वो सब कुछ दिख रहा है मेरे को, और मैं बैठे अपने, मेरा टोकन नंबर आ गया, सब कुछ आ गया, बस मेरे को लिखना था रिपोर्ट। वो रिपोर्ट लाइन बहुत लंबी थी, इमरजेंसी बहुत लंबे थे। तो जब वहाँ पे बैठे मेरे को वहाँ भी 2 घंटे हो गए बैठे। अब भाई मैं वहाँ पे ना मेंटली ऐसा हो गया कि मैं आसपास अपने देख रहा हूँ ना कि हर तरफ मरीज, किसी का पेट फट रहा है, किसी का सर फट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, कोई रो रहा है, इमरजेंसी आ रहा है, कोई अलग ही दुनिया में। तो मैं बोला कि यार, मैं जब अपने आप को देखा कि यार ये चौक तो कुछ नहीं मेरे लिए, फिर मेरे आसपास इतनी सारी चीज़ें, मेरे से ज़्यादा इमरजेंसी तो इन सब की है। तो मैं 2 घंटे वेट करने के बाद ना भी बोल रही कि अभी रुको, ऑपरेशन चल रहा है मेरे सामने, वो मरने की हालत है, सारे डॉक्टर उसके पास लग गए। अब मैं उनको जाके कैसे बोलूँ कि मेरी रिपोर्ट लिखो, क्योंकि जो भी सारे इमरजेंसी वाले डॉक्टर होते हैं वो सबसे जो सीरियस कंडीशन होता है ना उसके पास चले जाते हैं उसको बचाने के लिए, तो सब उसके पास चले गए। अब मुझे पता ऑपरेशन भाई लंबे होते हैं, और वो ऑपरेशन ऐसे नहीं कि कोई बंद कमरे, नहीं, मतलब जैसे बेड लगे होते हैं ना, 4-5 बेड लगे और सबके पास ऑपरेशन हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और इमरजेंसी होता है उसके ऊपर सारे डॉक्टर जाते हैं, और बाकी सब पे जो नर्स होती हैं, जो सीखे होते हैं वो करते हैं, और इमरजेंसी पे सारे डॉक्टर। अब मैं उनको कैसे बोलूँ कि भाई मेरा लिखो, तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने वो नहीं करवाया, और मैं वापस आ गया। मतलब कोई बात नहीं, मेरे से ज़्यादा काम इनको है और इनको करने दो। फिर वापस आने के बाद केस फाइल हुआ, सब कुछ हुआ। देन मेरे को वैभव सर ने कॉल किया कि क्या हुआ ऋषि, मैंने उनको जिस दिन हुआ था उस दिन कॉल कर दिया था कि सर ऐसी बात है, आप भी देखो। तो वो सबको जानते थे बेसिकली, तो उन्होंने बोला कि ऋषि तू केस कर दे, बिकॉज ऑफ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको भी, वो उनको जानते थे, पर फिर भी उन्होंने बोला ऋषि तू केस कर, और बाकी जो भी होगा पुलिस देखेगी। तो मैंने केस कर दिया। देन उसके बाद मेरे पास अरफात का कॉल आया। अरफात जो डांस प्लस वन में आया था, जो मोटे से जो वाइब्रेशन करते थे, तो उन लोगों ने जब उन्होंने सपोर्ट दिखाया कि ऋषि गलत है, उन लोगों ने ऐसा सपोर्ट दिखाया, उन्होंने शेयर नहीं किया, उन्होंने एक्चुअल में जो थे उस सिचुएशन में उनको बोला कि ऐसा हुआ है तो क्या इसका रिजल्ट होना चाहिए। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उन्होंने रंजीत करके हैं जो फ्रेम प्रोडक्शन के हैं, उनको जाके सारे मैसेज बताए। देन उसके बाद मेरे को अभिषेक दास सर ने, मेरे को जब उनको पता चला 1 हफ्ते बाद, तो उन्होंने बोला
कि ऋषि क्या है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देन उसके बाद सबको पता चला, फिर मेरे बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया, बहुत सारे दोस्तों ने मजाक उड़ाया जो नून के हैं, जो जानते हैं। उन्होंने मेरे को फ़ोन करके पूछा नहीं, बस उन्होंने मजाक भी उड़ाया। मेरे को पता चला, मेरे को 1 महीने बाद मैंने धनंजय जोशी से बात करी इस टॉपिक पे। धनंजय से मेरी बात नहीं थी बिकॉज बहुत हम अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने बताया कि किसने मजाक उड़ाया। तो बोला यार मैं सबका ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता, मेरे साथ जो बीता वो मुझे पता है, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, पर मैं अपने आप को भी गलत नहीं कह सकता। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपका ओपिनियन है, आप बोलो, बट मैं ये मत बोलो कि मैं गलत हूँ। आप ये बोलो कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ऋषि गलत है, ऐसे मत बोलो। बोलो ऋषि का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना। मेरे साथ जो हुआ वो मुझे पता है कि मेरा क्या इंटेंशन था, मेरा क्या वो था। और हेट फैला के मेरे को फेम नहीं चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ, मैं लोगों को हेल्प करने वाला बंदा हूँ, मैं प्यार बांटने वाला बंदा हूँ। मेरे को हेट फैला के क्या ही मिलता है। बट उस 1 महीने के बीच में जो हेट गया ना मेरी पेज से, वो मेरे को अभी रिग्रेट करता है। बट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मेरे को बात रखना था। तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। मेरा कोई भी हेट रियलिटी शो से नहीं है, फ्रेम प्रोडक्शन से नहीं है। मेरा हेट उन बंदों से जो बंदे मेरे ऊपर चढ़े थे, और खासकर सबसे ज़्यादा हेट है अक्षय पांचाल से। उसको तो भाई अभी भी मारूंगा। मतलब ऐसा नहीं है, मैं उसको मिल के समझाऊंगा ज़रूर, पर एक बार लाइफ में जब भी मिलेगा। नो हेट, बट हाँ समझाऊंगा ज़रूर। कि मेन बंदा वही था जिसने मेरे को ज़्यादा हेट किया था और ज़्यादा उस बात को बढ़ाया था, छोटी सी बात को, और कुछ नहीं। बस यही हुआ था मेरे साथ। फिर अभी केस चल रहा है, हर केस पे कभी 7,000, 8,000, 20,000, 15,000 लगते हैं। बिकॉज जो वकील किया मैंने, तो वकील ने, उसने रजत दलाल का जो केस हुआ था ना, रजत दलाल और एलविश का, तो उस वकील ने मेरा केस हैंडल किया है। तो उसको मेरे को पेमेंट करना होता है। जब भी वो रिपोर्ट लिखती है, जब भी केस फाइल चार्ज करती है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जा रही है, तो सबका पैसा लगता है। तो उन्होंने बोला ऋषि मैं आपके लिए, बिकॉज ये सोशल मीडिया वाला है और ये एंटरटेनमेंट लाइन से है, तो मैं पैसे कम लूँगी, बट ऑफकोर्स लूँगी। तो जब भी वो FIR लिखती हैं, तो उन्होंने FIR लिखने के पैसे लिए। दैन उसके बाद जब उन्होंने आगे भेजा तो उसके पैसे लिए। अब आगे कोर्ट क्या सुनाता है उसके ऊपर है, ऐसा वाला है। तो ये हुआ था प्रॉपर, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। और जब मैंने अक्षय पांचाल को बोला कि उसको ऐसा, मेरा उससे एक बात करने का है कि यार मैं उससे बात करूँ कि तेरे को इतना बुरा क्यों लगा। अगर बुरा लगा तो यार तो एक छोटी सी बात को कोई से पिटवा नहीं सकता। लिटरली पिटवा रहे तुम, घसीट के लेके जा रहे तुम, मेरे को ब्लड निकाल रहे हो मेरा। वो मेरी आपको पता है, मेरी मम्मी को नहीं पता ये बात, ये लड़ाई मेरी मम्मी को नहीं पता कि मैं रियलिटी शो में जाकर पीट के आया हूँ। रीज़न ये है कि मेरी मम्मी को ये लगेगा कि जब यार मम्मी लोग का ऐसा होता है ना, घर से यार जब बच्चा डांस कॉम्पिटिशन के लिए या फिर रियलिटी शो के लिए ऑडिशन में जाता है, तो मम्मी दही और चीनी खिलाती है, ये ले शुभ हो तेरे साथ। अब मैं उसको कैसे बोलूँ कि जिस शो में मैं जाना चाहता हूँ उसी शो में पिट के आया हूँ मैं, जिस शो में तुम मेरे को देखना चाहती है उसी शो वाले ने मेरे को मारा है, मैं कैसे बता दूँ। मेरी मम्मी को तो उम्मीद ही टूट जाएगी, मेरी उम्मीद तो अंदर से टूट जाएगी। तो मैंने बताया नहीं, और मम्मी को इसलिए भी नहीं पता लगा कि मम्मी सोशल मीडिया पे नहीं है, तो इसलिए भी नहीं पता। तो वैसा वाला है। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अलग रखता हूँ, कभी शेयर नहीं करता। तो ये हुआ था। तो सर आप मेन ऑडिशन देने के लिए गए थे, तो हाँ। वो ऑडिशन वगैरह सब एकदम अलग रख के उन्होंने एकदम प्रॉपर उसका हाँ। इशू ही बना ऑडिशन दिया। के लिए मैं प्रिपेयर था कि मुझे पता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे पता है मेरी अपनी ट्रेनिंग पे, मेरी अपनी डांसिंग पे। जो व्लॉगिंग है वो मेरा फॉर सोशल मीडिया, कि मैं उसको ग्रो करना चाहता था, बिकॉज न्यू कैमरा था। मैं व्लॉगिंग रेगुलर व्लॉगर नहीं हूँ, मैं मेरा एक भी व्लॉगिंग नहीं होगा, तुम लोगों को देखा होगा। तो मैंने एक व्लॉगिंग किया था 2019 में निम्बल फंक सर के साथ, जब मेरा फर्स्ट जजमेंट था 2019 में किया था मैंने। बिकॉज उस टाइम में फर्स्ट टाइम जब मीट हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और वो व्लॉगिंग भी मेरा हरिद्वार में जाके स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद मेरा ऐसा मूड नहीं था, बट मैं अपने डांस को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। तो मैंने सोचा ये टाइम है, मेरे पास इस बार नंबर्स भी हैं, मेरे पास इक्विपमेंट भी है, मेरे पास सोर्स भी है, तो मैं उसको यूटिलाइज करूँ। बट वो यूटिलाइजेशन मेरे लिए गलत हो गया। तो ऐसा रहा। तो आपका पर इंटेंशन तो गलत नहीं, मेरा था, इंटेंशन बिल्कुल गलत वो नहीं तो था। फिर मेरा इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। तो सर जैसे अब ये सब हो गया, तो उसके बाद फिर आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया इसका ड्यूरिंग जनरल लाइफ, तो वो क्या था? आप मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइक वीडियो अपलोड करता, एडिट करता, डाल देता और फ़ोन ऐसे छोड़ देता। मैं नहीं देखता वीडियो क्या कमेंट आ रहे क्या नहीं आ रहे। और मैं लाइक कि मैं
उस टाइम पीरियड पे मैंने क्लासेस छोड़ दी थी, मतलब मैं नहीं ले रहा था क्लास, मेरा एक स्टूडेंट है वो क्लास ले रहा था, और मैं एक गुमशुदा बन गया था कि मतलब ऐसे बैठे बैठे मतलब उसी टॉपिक के बारे में सोच ही जा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा, मैं रात भर सो नहीं पा रहा, बस लाइक कि मैं क्या करूँ, फ़ोन देख रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, नाचने का मन नहीं कर रहा। मैंने बोला कि जब तक आप मेंटली काम नहीं होगे ना तो आप फिजिकली कुछ कर ही नहीं सकते। और मेरे लिए ऐसा कि मैं वो दिमाग में स्टक हो गया कि मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया, मेरे को कैसे मारा, मैंने क्या गलत किया, एक जोक के लिए मैंने सॉरी जब बोल के आया तो मेरे को क्यों ऐसा बोला गया, और मैं उस टाइम पे क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात तो मैं क्यों नहीं कर पाया उस टाइम पे कुछ, मैं अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड आउट कर पाया, मैं स्टैंड ही नहीं कर पाया। तो देन वो सब कुछ गिल्ट रहा अंदर, फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं लाइक ऐसा था कि मैं घर पे नहीं बता पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने अपने आप को जैसे तैसे अपनी बातें रखने की कोशिश करी। मैं अपने स्टूडियो में 15 दिन तक बंद था, मतलब स्टूडियो क्लास हो रही है तो बाहर हूँ, स्टूडियो से हुआ सीधा 9 बजे स्टूडियो के अंदर, और पूरी रात बस लैपटॉप पे गाने सुन रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, डिप्रेशन कैसे दूर करे वो सब चेक कर रहा हूँ, अपने आप से कैसे लड़े, सोच को कैसे बदले, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ, बट कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब रहा। देन उसके बाद 1 महीने बाद जब मैं थोड़ा सा हील हुआ, जब मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा, बट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला भाई, मतलब मेरे जो अपने बंदे थे उन लोगों ने मेरे को बैक बीचिंग की है, मेरे को सब पता है सबका। तो मेरे को लगा ठीक है यार, आई थिंक ये मेरी लड़ाई है, मेरे को खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई इसमें आने नहीं वाला, बिकॉज ऑफ कि सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, ऋषि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ये है वो है, ये है वो है, सब कमेंट में गाली दे रहे हैं, सब कमेंट में सब सपोर्ट कर रहे हैं। बट ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि यार सोशल मीडिया पे शेयर कमेंट ये सब आई थिंक फिजूल की बात है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए उनको बोलना ज़रूरी है। बट मेरे को लगता है कि एंड ऑफ द डे की स्टैंड तो मुझे ही करना पड़ेगा, मेरे को स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा स्टैंड के लिए। तो फिर धीरे धीरे मैं मेंटली थोड़ा सा काम हुआ, तो देन मैंने फिर धनंजय से बात करी। धनंजय ने मेरे को बोला कि किस किस ने मेरा मजाक उड़ाया, उनमें से आपके गेस्ट भी हैं कुछ और कुछ आने वाले भी हैं। तो इट्स लाइक मेरे लिए ओके था, ठीक है यार कोई बात नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज वो मेरे को अच्छे से नहीं जानते। धनंजय मेरे को अच्छे से जानता है, वो उसी रियलिटी शो का पार्ट था, और धनंजय मेरा पॉडकास्ट हो रखा था, तो उन्होंने बोला धनंजय को कि भाई इसको आप जानते हो, ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो क्या आप इसको मना कर सकते हो, सब ना करिए वो हो। तो धनंजय मेरे को नहीं बोला उस टाइम पे। मेरे को फिर जब मैं 1 महीने बाद फ़ोन किया तो मेरे को बोला कि ऋषि भाई मैं उस टाइम पे आपको इसलिए नहीं बोला कि उस टाइम पे आप ऑलरेडी बहुत फक्ड अप थे, आपके दिमाग में था, आप कुछ मेरी बात सुनते ही नहीं, आप इसलिए सुन पा रहे क्योंकि आप ठीक लग रहे हो मेरे को। तो उन्होंने बताया कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैंने उनको मना किया कि तुम लोग मत बोलो क्योंकि तुमको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, तुम लोग मजाक बना रहे हो क्योंकि तुमको पता ही है वो बंदा कैसा है, मैं कैसा बंदा हूँ। लाइक वो नहीं रहता, आप जिसके साथ बैठते हो ना उसको ही पता। मैं वॉशरूम जाऊँगा, वॉशरूम में क्या कट करेंगे जो भी। तो सर माहौल को थोड़ा लाइट, हाँ अब थोड़ा सा रिलैक्स बॉय। तो सर जैसे वैभव बूगे सर है, हाँ ठीक है, और हमने लाइफ भी आप उनके बारे में आपके तरफ से सुना है और आपने अभी उनके बारे में बताया भी, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और मतलब आपकी लाइफ में और कैसे और कौन से मेंटर्स हैं, आप उनके बारे में बताएं। वैभव सर तो है मेरे मेंटोर, मतलब कि उनसे मैंने उनका मेरा तो ऐसा था कि मैं सोशल मीडिया पे उनको नहीं टीवी पे देखा था, बट सोशल मीडिया पे होता ना कि जैसे आपने मैंने किसी को मैं टीवी पे देखा और मैं उसको सोशल मीडिया पे सर्च किया और सीधा मैसेज कर दिया, हेलो सर कैसे हो, क्या हाल चाल है। ऐसा होता है, मेरे को ऐसा लगा होता है। आपने किसी को देखा सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल मिल गई, उसको हेलो कर दिया, उधर से हेलो आना चाहिए, आना तो चाहिए, पर क्यों नहीं आ रहा भाई, हेलो करो मेरे को। मैंने हेलो किया तो नहीं आ रहा। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि ऐसा नहीं होता है, जब तक आपको जानते नहीं है आप को मैसेज नहीं करेगा। फिर मैंने बोला लगता है जानना पड़ेगा, मेरे को लगता है मुझे पहचान बनानी पड़ेगी। तो 2019 में मैं गुजरात फिर से गया था, सूरत में गया था, वहाँ पे कैंप था प्रेम सर का 7 करके, तो उसमें 7 दिन ट्रेनिंग होती है अलग अलग टीचर की। तो इसमें निम्बल फंग, सागर बोरा, एलेक्स, वैभव सर, ये सब आए हुए थे। तो देन उसके बाद उस टाइम भी मैं हर क्लास में ऐसा फाड़ रहा था, तो सबने मेरे को बोला कि आप मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। तो वैभव सर आए, तो वैभव सर ने देखा मेरे को,
तो मैं उन्होंने सिम्बा वाला डांस करवाया था, सिम्बा सिम्बा। तो मैंने किल किया, तो उन्होंने बोला आ जाओ वीडियो बनाते, तो वो वीडियो भी पड़ी है मेरे पास है, अपलोड किया मैंने। तो उसे परफॉर्म किया। तो उस टाइम पे उनका नेचर मुझको बड़ा हम्बल लगा कि यार लाइक इनसे मिल के ऐसा नहीं लगा कि यार किसी और से, किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ, ऐसा लगा कि बड़े भाई से मिल रहा हूँ, या फिर एक होता है ना नोन कि ठीक है चिल करो, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो वो चीज़ मेरे को मिला। देन मैं उन पे रिसर्च करने लग गया, उनकी लाइफस्टाइल क्या है यार, ऐसे बड़े बंदे सच में हम्बल होते हैं क्या, या जो रोज़ टीवी में दिखते हैं वो ऐसा रियल लाइफ में ऐसे होते हैं क्या। तो रिसर्च किया, उनके बारे में जाना, तो मैंने कहा कि हाँ यार ये तो रियल लाइफ में भी ऐसी ही हैं। देन उसके बाद मैं उनके पास 2019 में भाग गया मुंबई भाग गया। रीज़न बिहाइंड कि मेरे को बस उनसे मिलना था। 2017 या 18 के बाद मैं 2019 में मुंबई चला गया, उनको मैसेज डाल के कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए आ रहा हूँ, आजा मुझसे मिल लेना। मैं ऐसे बोला मुझसे मिल लेना। तो मैं गया, तो फिल्म सिटी के बाहर उनका उस टाइम पे डांस दीवाने में वो कोरियोग्राफर थे। डांस दीवाने में झलक दिखला जा 2 शो चल रहे थे उस टाइम पे। तो मैं गया, मैं बोल रहा हूँ सर फिल्मिस्तान के बाहर हूँ मैं। मैसेज का रिप्लाई नहीं। बोला सर आपसे मिलने के लिए आया हूँ बस में। बट उस टाइम में वर्कशॉप लेने भी गया था बहुत जगह, नृत्य शक्ति में और स्कॉर्पियन क्रू हैक, देन वी कंपनी है, इधर मैं गया था लेने के लिए। वर्कशॉप भी ली मैंने, बहुत सारी वर्कशॉप ली। दुर्गेश सर से मैंने वर्कशॉप ली जो उस टाइम पे नहीं है इस दुनिया में, तो उनसे मैंने वर्कशॉप ली। शक्ति मैम से मैंने क्लासेस ली। वहाँ पे मतलब मेरा 10 दिन का था। 10 दिन मेरा मेन मोटिव था वेबसाइट से मिलना, बट मैं बोला कि यूटिलाइज़ कैसे करूँ। तो मेरे एक नोन के डायरेक्टर है, कास्टिंग डायरेक्टर है, तो उनके पास गया मैं, उनके घर पर रुका, और वो 10 दिन मैंने हर दिन पे कहीं ना कहीं जगह क्लासेस ली है हर दिन। पर हर दिन मैसेज भी करो सर मैं आ रहा हूँ आज मिलने के लिए, सर मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ पे? सर्च किया तो वो फिल्मिस्तान पे था। तो वहाँ पे ना फिल्मिस्तान में क्या होता है कि क्या नाम था, फिल्मिस्तान होता क्या था जो भी था। तो डांस दीवाने में उनको ऑडियंस चाहिए होती है। ऑडियंस को मिलते हैं 250 रुपये। वो आपको कलेक्ट करते बस में लेके आते हैं एक जगह पे, फिर आपको काउंट करते हैं और आपको बैठा देते हैं ऑडियंस में। तो मैंने बोला डांस दीवाने में जा रहा हूँ, और डांस दीवाने में सर कोरियोग्राफर है, वहाँ तो मिल ही लूँगा इजी आराम से। तो वहाँ पे गया तो मेरा फ़ोन ले लिया। मैंने फ़ोन क्यों ले रहे हो? कह रहा है फ़ोन सबमिट होता है वहाँ पर, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो भाई मेरा फ़ोन ले लिया। फिर उसके बाद मेरे को सबसे ऊपर बैठा दिया जहाँ पे दिख ही नहीं रहा। बोला नीचे बैठना है वहाँ पे जहाँ पे कैमरा का पीछे होता है। तो उस टाइम पे माधुरी दीक्षित और कौन थे 2 जज और होते हैं जो कालिया सर जो हैं, इनका नाम का नागेश कालिया, नहीं डांस दीवाने में माधुरी दीक्षित नाम है, और एक आई थिंक नागेश कालिया सर है, और एक और है नाम नहीं पता। तो उस टाइम पे ना मैं पूरे शो चल रहा है, पूरा टेलीकास्ट हो रहा है, और मैं कह रहा हूँ वैभव सर कहाँ है, वैभव सर कहाँ है, मिले ही नहीं रहे। फिर पता चला कि वो वहाँ पे कोरियोग्राफर नहीं कर रहे, वो किसी और शो में कर रहे हैं। वहाँ पे यार फिर क्या, वहाँ पे चाय और वड़ा पाव खाया, 250 रुपये लिए और वापस आ गया। बस यही हुआ, फिर मिले ही नहीं मेरे को। फिर वहाँ ऋषि यार लगता है ऐसे मिलने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर 2020 में मैंने HHI का ऑडिशन दिए एंड ऑल। देन फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे सीन में आने लगा, लाइक मेन स्ट्रीम में आने लगा कि ठीक है। जब मैं ऑडिशन देना स्टार्ट किया, देन फिर मैं ग्रो किया, बैटल कॉम्पिटिशन्स तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं कैसे अचानक से मिल गए मेरे को, और अच्छा रिलेशन बन गया। और इस बार मैं ऐसे करके नहीं मिला, इस बार मैं ऐसे करके मिला। तो वैसा वाला था, ऐसा था कि सर प्लीज़ मिल लो, एक होता है कि सर आ जाओ मिल लो, तो वो चीज़ था। सर की पहली मुलाकात है सर से कहाँ हुई थी? 2017 में गुजरात जब सूरत में, जब मैं कैंप में गया, के लिए गए थे। फर्स्ट मीट था मेरा उनसे। अच्छा, उसके बाद सर ऐसे मतलब प्रोफेशनली या फिर जैसे वो पर्सनल बॉन्ड बन जाता है, वैसे वाला मुलाकात आपकी कब हुई? वो मेरा एक हुआ, मैं मेरठ में एक जजमेंट पे था सेमीफाइनल की, और फाइनल में वो थे। अच्छा, फाइनल में होता तो मैं वहाँ पे एज अ गेस्ट गया था अपना टाइटल लेने के लिए। तो वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई, बट वहाँ भी इंट्रोड्यूस हुआ था मैं एज अ सेमीफाइनल जज। तो उनसे उतना ब्रीफिंग नहीं हुआ, बट वो मेरा कंटेंट देखते थे रील्स पे। वो मेरा कंटेंट उनको पता था, कंटेंट मेरा हर जगह जाता था। बिकॉज उस टाइम मेरी वीडियो बहुत वायरल होती थी मोटिवेशनल वाली और डांस के एजुकेशन पे, तो बहुत वायरल होती। तो उनको पता था कि ऐसा है कोई ऋषिराज करके जो बनाता है। फिर उसके बाद मेरा और उनका एक जजमेंट रहा अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। तो वो फाइनल पे थे और मैं भी सेमीफाइनल पे था। तो वहाँ पे मुलाकात हुई। उससे पहले
होटल पे हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तो उनसे डिस्कशन हुआ। तो उस टाइम भी मैंने सबको नहीं बताया सारी बातें कि सर मैं आपसे ऐसा ऐसा। जब मैं स्टेज पे चढ़ा तब मैंने उनको बताया कि सर मैंने आपको 2019 मैसेज किया था। हाँ सर, हम और थे उनका सर मैसेज दिखाया मैंने। परफॉर्मेंस में। थे तुम? हाँ जी सर, हमने परफॉर्म किया था उसमें 3.1 अच्छा, तुम विनर आए थे ना? हाँ जी सर, हमने सर सुनी थी मैंने आपकी। बोल दिया था। तो मैंने बोला 2019 में सर मैंने आपको मैसेज किया था और मैंने आपको ये सब कुछ लिखा था, मैं आपसे मिलूंगा ज़रूर पर अपने बलबूते पर। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा सपना पूरा हुआ। एंड इज़ लाइक कि इसीलिए रीज़न ये था कि जब मेरी फाइट हुई तो उनसे मैंने सारी बातें डिस्कस की, उनसे शेयर की, और अभी भी बात होती है, ऐसा कोई इशू नहीं, अभी भी बात होती है, अच्छे से बात होती है। एंड इज़ लाइक कि ऋषि अभी भी जिस शो में भी एक रियलिटी शो आ रहा है ईश्वर चैनल पे, तो उनके साथ हूँ मैं। तो हाँ, तो इज़ लाइक कि ऋषि का भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना ज़रूर। तो वो मैं ऐसे वो मेरे को मेंटली मेंटोर करते हैं। ऐसा वाला है। सर अगला सवाल ये था सर क्या कि आप आगे आपका क्या प्लान है? जैसे तो आपने ये बताया कि वैभव सर के साथ एक शो कर रहे हैं, सर वो शो टीवी वाला है या ओटीटी वाला है? एक्चुअली वो ईश्वर चैनल पे आ रहा है, वो जज है, उस शो को मैनेज मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैनेजमेंट तो मेरे हाथ में, ऐसा वाला है। ऑडिशंस कहाँ होने वाले हैं और कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ऐसा वाला है। और ज़्यादातर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इंटरनेशनली जाना चाहता हूँ बेसिकली, बिकॉज ऑफ कि मैंने 2020 में HHI में ऑडिशन दिए थे, इंडियन हिप हॉप चैम्पियनशिप में। तो वो मेरा सपना था, बिकॉज ऑफ कि मैं 2015 से सारे HHI के एपिसोड सीज़न देखा है मैंने। तो हर कोई बंदा गोल्ड मेडल ले रहा, सिल्वर मेडल ले रहा, और वो जो विक्ट्री है वो मैं फील करना चाहता था मैं भी। तो जब मैंने 2020 में ऑडिशन दिया तो उसके बाद ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। मेरा क्रू था, मेरा डुओ था, मेरा सोलो था, सारा सेलेक्ट, बहुत अच्छा किया था। बट फिर जब वो आया ना लॉकडाउन, कोरोना, फिर उसके बाद क्रू टूट गया, डुओ टूट गया, फिर मैं बचा अकेला। तो उसके बाद 2022 में मैं गया था, 2022 में गया था मैं एज अ सोलो और एज अ डुओ। मेरे एक स्टूडेंट है उसके साथ गया था मैं। तो भाई उसके बाद मेरे लिए मुंबई और लाइक HHI मीन्स की फेस्टिवल, डांस इज मेरे लिए फेस्टिवल है कि मेरे को इन्जॉय करना है। तो वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो स्टूडियो का सारा पैसा उठाया मैंने स्टूडियो जो भी मेरे पास सेविंग थी सब उठाया, मैं चलो मुंबई में गया। और उसके बाद मैंने बोला भाई हर पॉपिंग में, हिप हॉप में, आपका लॉकिंग में, सब में लूँगा मैं पार्टिसिपेट, बिकॉज ऑफ कि मैं 2020, 21, 2-3 साल से भूखा हूँ, मेरे को करना है। तो 2022 में गया तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं जब भी हमेशा अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहता हूँ ना, मैं हमेशा अपने बाल और मूछें कटवा देता हूँ। हाँ सर, हमने देखा होगा रिसेंट लुक। तो मैं अपनी बाल और मूछें, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बिकॉज अभी जब भी मैं डिप्रेस टाइप का या एंग्जाइटी होता है, मैं अपने आप को हर्ट करता हूँ, किसी और को नहीं। तो मेरे लिए हर्ट करना इज़ लाइक कि पता है आपको बालों में घमंड होता है, हाँ जी सर, बालों और मूछों में घमंड होता है, वो मैं हटा देता हूँ। तो वहाँ पर मुझे कोई नहीं पहचान पा रहा, और मैंने ऊपर लगा लिया मास्क कि मुझे कोई पहचान भी ना पाए। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जानो, तो मुझे पता था कि यार 2024 में उस टाइम बहुत वीडियोस वायरल हो गई थी मेरी। एंड सब जब मैं स्टोरी डाल रहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, स्टोरी पे मैंने नहीं बताया था सबको कि मेरी मूछें कट गई है। सबको पता है ऋषिराज आ रहा है, बट कहाँ है और क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। तो मैं क्रू मेंबर बन गया, बस MC को पता था और जजेस को भी नहीं पता था, और बस सिर्फ MC को पता था और किसी को नहीं, मैं अकेला ही गया था। और मैंने सबको बोला कि मैं ऋषिराज नहीं हूँ। मेरे को सब बोल रहे भाई ऋषिराज जैसे लगते हो। जब मैं बस में आ रहा, ऋषिराज ना, नहीं ऋषिराज नहीं नहीं सच में। और मैं ना स्टेशन के बाहर ना वो लेने आए थे अपन लोग को, तो वहाँ भी कोई मेरे को नहीं पहचान रहा। तो सब आके बोल रहे हैं भाई आपका नाम ऋषिराज है? नहीं तो मैं नहीं चाहता कोई मुझे पहचाने, क्योंकि मैं फ्रेश फील करना चाहता था, अकेला और अननोन बनना चाहता था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं फिर स्ट्रीट पे ही सभी डांसर मिलकर जैम करने लग गए। जैम किया, 3-4 घंटे वेट करके बाद वहाँ पहुँचे वेन्यू पे। तो पता करने के बाद मैं क्रू में बन गया, क्रू मेंबर, काम सारे कर रहा हूँ मैं बैक स्टेज। फिर उसके बाद एक बंदा आया जो मुझे जानता था, मेरा दोस्त ही था। हाँ सर, मेरी दोस्त कोई वो बैठा, मैं ऐसे बैठा हूँ लिस्ट लेके कि कहाँ सारे क्रू मेंबर को बुला रहा था मैं लिस्ट लेके। वो आया, कह रहा सर ये देखो। क्या है? कह रहा सर ये ना ऋषिराज है और इसके ना वीडियोज़ है, ये बिल्कुल आपकी तरह लगता है सर। और मैंने मास्क लगा रखा उस टाइम पे। सर आपका नाम क्या है? तो मैंने जो क्रू मेंबर का पहना था आई कार्ड, उस पर लिखा हुआ था प्रत्यूष। तो ना मैं देख नहीं रहा, प्रत्यूष नाम है मेरा, प्रत्यूष नाम है मेरा।
कह रहे सर ये जो बंदा है ना बिल्कुल आपकी तरह लगता है सर, सच में मतलब बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं सर ये, और मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सच बताऊँ मेरा दोस्त नहीं था वो, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करता था, मेरे से हेलो होती थी, जैसे होता ना कि सर इसका मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब क्या होता है, सर डांस में कितने वो फाउंडेशन होते हैं क्या, ये सब पूछता रहता, मैं बता देता था। सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिगरी, जिगरी ये कब होता है, फिर दिखा रहा भाई अच्छा बंदा, ठीक है जाओ तुम लाइन में लगो। तो ये वैसा बैठा। और एक आया मेरा स्टूडेंट कि सर मैं लिस्ट पढ़ा कि सर ये मेरा नंबर कब आएगा, बोला हेल्प आ जा, किसने बोला पहले लाइन से आने के लिए, वो लाइन में खड़ा गया था, फिर भी बोला कि नंबर कब आएगा, बोला परेशान मत कर। तो डांटे ऋषिराज सर हो गया नहीं कौन ऋषिराज, चलो ऑलमोस्ट किया। फिर जब तब पहलगा तब हुआ जब मेरा बैटल था, थर्ड डे मैंने मास्क निकाला और सबको बोला ऋषिराज, जब नाम बोलते हैं कि नेक्स्ट ऋषिराज, मास्क निकाला भाई सबके सब शॉक कि ऋषिराज आ गया ये, और भाई तो जब मैंने परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद फिर ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद जो मेरे बंदों ने घेरा, जो मेरे को मारा, मतलब मारा इन द सेंस कि जो ऋषिराज मतलब क्या हो गया। तो ये मैं नहीं चाहता था, मैं बस ये चाहता था कि मैं जिस स्टेज पे जा रहा हूँ उस स्टेज पे मैं अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तो ऑफकोर्स होगी, बट अपना जो भी मुझे जानते हैं वो सब मैं ना दिखाऊं। मैं उससे ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता। एक होता है ना कि जब आप लोग आपको जानते मानते तो आप ना, आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो वो मैं अपने अंदर नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था कि यार मैं एक अननोन पर्सन बन के परफॉर्म करूँ कि मेरे से कोई उम्मीद ना लगाए, चाहे मैं हारूँ जीतूँ, कुछ अचीव करूँ ना करूँ, मेरे मैटर नहीं करता, बट मेरे से कोई उम्मीदें ना लगाए। उम्मीदें टूटेंगी ना तो बहुत बुरा लगेगा। मेरे से उम्मीदें सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ और कोई मत लगाओ उस टाइम के लिए। फिर उस टाइम पे मेरा बहुत अच्छा राउंड रहा, बहुत मतलब टक्कर वाला मेरा रहा उनसे। जो फर्स्ट आया था उससे बहुत टक्कर रहा, 2-3 मेरे टाई हो गए थे मेरा कि दोबारा करो। बैडरॉक सर ने मेरे को बेसिकली फिर से मेरी उम्मीदें टूट गई, मेरे को सेकंड मिला और सिल्वर मेडल आया 2024 में। तो बस यही हुआ, बट इस बार फिर मैं जाऊँगा 2025 इस बार मेरा ऐसा रहा है 2023 ब्रॉन्ज, 2024 में सिल्वर और 2025 गोल्ड। तो ये सब रहा था भाई बात। सर मैंने इसी पे आपके डांस टॉक्स में ना एक बहुत ही एक टॉपिक देखा था जिस पे आपने शॉर्ट डाली थी कि कनेक्शन के बारे में बताया था आपने, कनेक्शन एज अ एलिमेंट ऑफ डांस, है ना। तो वैसे ही सर मेरे दोस्त हैं कुछ जो डांस करते हैं, तो अभी वो लिरिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिरिकल और कनेक्शन, उन्हें इसके बारे में जानना था, क्योंकि इसके बारे में ना ज़्यादा प्रमोशन अब तो फिर भी हो गया है, बट पहले प्रमोट नहीं करते थे इसे बिल्कुल भी। तो आपको उस पर क्या टिप है कि कनेक्शन क्या होता है, लिरिकल क्या होता है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है डांस? सो कनेक्शन बेसिकली एलिमेंट होता है, और वो कनेक्शन आप किसी भी डांस फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हो। कनेक्शन इज नॉट अ लाइक डांस फॉर्म और डांस स्टाइल में फ़र्क होता है। सो एलिमेंट हमें हेल्प करते हैं हमारी डांसिंग स्किल को ग्रो करने के लिए, हमारे डांस कोरियोग्राफी को और परफॉर्मेंस को थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए। सो कनेक्शन इज लाइक ये कनेक्ट हो रहा है मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक, ठीक है। अब ये मैं कैसे भी यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, अब ये कनेक्ट है, मैंने कहीं भी इसको ब्रेक नहीं किया है, मैं इससे कुछ भी डायग्राम बना सकता हूँ। पर मैं जहाँ भी अगर इस मैंने कनेक्शन को, जैसे ये कनेक्शन अब मैंने किया, कनेक्शन टूट गया ना, बट ये जब मैं कर रहा हूँ तो ये हर स्टेप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक डायग्राम बना रहा है। तो कनेक्शन इज लाइक कि आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया है और जहाँ पे आप एंड कर रहे हो, वहाँ तक जाने का जो प्रोसेस है वो आपका कनेक्ट होना चाहिए। हर एक मूवमेंट, हर एक स्टेप कनेक्ट होना चाहिए। ये कनेक्शन है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते हो, आपका कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें कनेक्शन में आती हैं। और लिरिकल में ये बहुत हेल्प करता है थोड़ा सा इनोवेटिव और अलग दिखने के लिए। नॉट ओनली लिरिकल, आप लॉकिंग में भी कुछ ऐसे पार्ट डाल सकते हो, कुछ हिप हॉप में भी डाल सकते हो जो आपकी परफॉर्मेंस को और कोरियोग्राफी को, फ्री स्टाइल को वो अलग दिखा सके। सो कनेक्शन, तो जैसे भी कनेक्शन लिरिकल कनेक्शन एलिमेंट है, लिरिकल भी एक एलिमेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। पॉपिंग में, हिप हॉप में, कंटेम्प्रेरी में, लॉकिंग में, क्रम्प में, सो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो।
बिकॉज ऑफ कि जो लिरिकल है, लिरिकल एक वर्ड है, वर्ड प्ले होते हैं कि आप लिरिकल को डिफाइन कर रहे हो, आप लिरिकल डिफाइन करते हो किसी भी डांस फॉर्म में, समझ रहे हैं आप। तो डांस फॉर्म इज लाइक जो फाउंडेशन बेस होते हैं, डांस स्टाइल जो आप प्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल हिप हॉप एक डांस फॉर्म है, लॉकिंग एक डांस फॉर्म है, लॉकिंग स्टाइल नहीं है। स्टाइल इज लाइक जो ये मैंने कपड़े पहने ये स्टाइल है, ये फॉर्म नहीं है कोई। फॉर्म क्या है, इसका फैब्रिक, इसमें क्या क्या यूज किया हुआ है, वो फॉर्म है, क्योंकि वो बेस है, उसके बिना नहीं बनेगा। तो ये मेरा फॉर्म नहीं हुआ, ये मेरा स्टाइल है। तो वैसे ही डांस फॉर्म को आप जिस तरह से करते हो आप स्टाइल होता है। जैसे पूछते ना आपका डांस स्टाइल क्या है, वो आई थिंक मेरे को लगता है गलत है। वो चीज़ होता है डांस फॉर्म क्या है। स्टाइल और फॉर्म में डिफरेंस यही है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करो, आप अपने आप को बेच रहे हो कि ये मेरा स्टाइल है, बट एक्चुअल ऑफ डांस फॉर्म क्या है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डांस फॉर्म और डांस स्टाइल में, डांस स्टाइल इज योर पर्सनैलिटी, डांस फॉर्म आप जो कर रहे हो उसको किस फाउंडेशन बेस और किस एग्जीक्यूशन के साथ कर रहे हो, कितनी प्योरिटी के साथ कर रहे हो, वो होता है डांस फॉर्म मतलब एलिमेंट्स। मतलब बेसिकली फॉर्म हुआ कि उस डांस में क्या क्या है, फाउंडेशन क्या है उसकी, और स्टाइल हुआ कि उसको आप अपने किस साथ तरह से कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। करवा रहे हो। हाँ ये है। अब कोई लॉकिंग हैट पहन के करता है, कोई शूज पहन प्रॉपर जो उसका कल्चर है लॉकिंग का उससे करता है, कोई बिना शूज के भी करता है, तो सबका स्टाइल है ना, वो चीज़ है। सर सेम मेरा एक बार लॉकिंग से भी था, क्योंकि आपने लॉकिंग भी की है, हिप हॉप भी किया है। हाँ तो मतलब जैसे आपने बहुत ही छोटे टाइम में ना वो शिफ्ट किया हाँ है ना, कि जैसे 1 साल आपने लॉकिंग कर ली, फिर उसमें वो आपको अचीवमेंट नहीं लग रही थी, फिर हमारे लगे 1 साल लॉकिंग कर ली, फिर आप हिप हॉप चैंपियनशिप में जाके आपने ब्रॉन्ज लिया है। तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब लॉकिंग और हिप हॉप में आपको क्या लगता है कि उसके एलिमेंट्स को डिस्कवर कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपने फास्टेस्ट वे में किया है वो। नहीं ऐसा नहीं, मतलब कि हाँ। मैंने अपनी बॉडी को ऐसा डेवलप किया, मैं वर्सटाइल डांसर हूँ, हाँ जी मुझे एक्रोबैटिक्स भी आता है, मैंने डुओ भी किया है, मैंने 2015 में सो यू थिंक यू कैन डांस में एज अ डुओ परफॉर्मर भी किया है। सो लाइक मैं सर पे खड़ा हो सकता हूँ, मैं अपने हाथ मतलब पैर उठा के हाथों पे मुझे आता है, जैसे योगी हेमो करते हैं ना, तो मेरे को आता है। बट क्या हो गया, इन केस मेरा डुओ पार्टनर जो था वो शादी हो गई, तो उसके बाद ब्रेक हो गया, तो मुझे कंटेम्प्रेरी भी आता है, मुझे ब्रेकिंग भी आती है, तो लाइक मुझे क्रम भी आता है, मुझे सबके फाउंडेशंस आते हैं, सब सीखा है मैंने। बट एंड ऑफ द डे आपको कोई ना एक पर्टिकुलर स्टाइल जैसे मास्टर करना होता है। तो लॉकिंग मेरा, मैं प्रिंस गुप्ता को बहुत फॉलो करता था, तो और उसके बाद मुझे निम्बल सर भी मिले, तो मुझे उनको ही फॉलो करता था, तो मेरे को लॉकिंग में इंटरेस्ट था। बट मैंने उसको ग्रोथ किया तब जब मुझे 2022 के बाद पता चला कि यार जब कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई भी मेरे पास नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँ। तो उस टाइम मेरे पास लॉकिंग था कि मैं लॉकिंग में ट्राई करता हूँ यार, बिकॉज मुझे लॉकिंग के फाउंडेशन आता है, उसको मैंने ड्रिल किया। तो ड्रिलिंग करने के बाद चीज़ अचीव हुई, फिर बोला कि यार इस बार लॉकिंग हो गया, इस बार था कि बस मुझे उतरना, और इस बार 2024 में लॉकिंग कैटेगरी हटा दी। तो सर आपके पास ऑप्शन भी नहीं था कि आप लॉकिंग में जा सकें। और वैकिंग था और ब्रेकिंग था। अब मैं ब्रेकिंग में इतना मास्टर हूँ नहीं, वैकिंग मुझे इतनी अच्छी आती है नहीं। सर 3 ही उसमें हाँ स्टाइल इस बार available? 3 ही थी। अच्छा। तो मेरे को हिप हॉप भी आता था, फिर मैंने हिप हॉप भी, तो मैं अपनी बॉडी को स्विच कर लेता हूँ ईजिली, बिकॉज अगर मुझे फाउंडेशन सीखे हुए मैंने, तो मुझे स्विचिंग करना पड़ता है, बॉडी डेवलपमेंट मुझे पता है कि मैं एक स्टाइल से एक डांस फॉर्म से दूसरे डांस फॉर्म में कैसे आऊँ, बिकॉज सबका एक जॉनरा होता है, म्यूजिक का जॉनरा होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है कि आपको पहले स्टाइल लेके आना चाहिए। अब हिप हॉप इज लाइक बाउंसी है, लॉकिंग इज लाइक थोड़ा सा फंकी है, फंकी वाला टाइप का, समझोगे। तो वो स्विचिंग मेरे को ईजी रहा, बिकॉज जब मुझे पता कि मेरे को हिप हॉप ही करना है, लॉकिंग नहीं है, तो मुझे 1 महीने पहले मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, हिप हॉप को डेवलप कर लिया मैंने बॉडी में, दैट्स ऑल। तो मतलब बेसिकली आपने सारे स्टाइल्स एक्सप्लोर कर रखे हैं, और डांस फॉर्म सारे डांस फॉर्म आपने एक्सप्लोर कर रखे हैं, और जब कोई एक डांस फॉर्म आपको पढ़ना होता है तो फिर आप उसकी 1-1.5 महीने फिर अच्छे से रिगरस प्रैक्टिस करते हो। अच्छा, क्योंकि बॉडी में डेवलप होना बहुत जरूरी है। सर ये इजी स्विच कैसे लाते हैं बॉडी में, मतलब जैसे ऐसा आप क्योंकि इतने वर्सेटाइल हो, आप सारे सर मतलब कर लेते हो आप फॉर्म्स, तो सर वो इतना इजी स्विच कैसे बिठाया जाए बॉडी में, किस चीज़ की प्रैक्टिस लगती है? मेरे को ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हूँ। मैं अपने स्कूल टाइम पे योगा योगा चैंपियन सर, था, योगा योगा हेल्प चैंपियन, करिए। 2009 की बात है, तो नेशनल में जा चुका हूँ योगा में, तो मैं बहुत फ्लेक्सिबल था पहले, अभी नहीं हूँ, बट हाँ मैं अभी भी इतना हूँ। तो मेरे लिए एक तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को बहुत हेल्प करती है,
और एक मेरा ऑब्जर्वेशन पावर, मैं बहुत जल्दी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता हूँ। मैं सीधा स्टेप्स पे नहीं जाता, मैं सबसे पहले जाता हूँ इसके फाउंडेशन पे कि ये इसका जॉनरा क्या है, ये स्टेप क्या कर रहा है मैटर नहीं है, वो कैसे कर रहा है वो मेरे लिए वो मैटर करता है। तो मुझे उसका कल्चर पहले मुझे पता होना चाहिए किसी भी डांस फॉर्म का, इसको करने से पहले क्यों किया जाता है वो पता होना चाहिए। तो मैं उसका अपने अंदर ये लेके आता हूँ कि अगर मैं इस कल्चर में होता तो मेरा क्या रिएक्शन होता, मैं कैसे स्टाइल को करता, तो वो रहता है। तो इसीलिए मेरे लिए आसान होता है क्योंकि सबसे पहले मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं लॉकिंग कर रहा हूँ तो मुझे फंक चाहिए बॉडी के अंदर, मुझे थोड़ा पहले ग्रूव लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं फटाफट स्विच नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स टेक अ टाइम लाइक 1 month, बट जब मैं 1 month तक सारे डांस फॉर्म कर रहा हूँ, बट जब मैं फ्री स्टाइल करता हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे पास इतने सारे फाउंडेशंस है, तब मैं स्विच यूँ कर सकता हूँ सेम टाइम पे, क्योंकि वो बॉडी में ऑलरेडी है। बट बॉडी में नहीं होगा, मैंने ट्रेन नहीं किया होगा, तो वो चाह के भी नहीं होगा, वो होगा भी नहीं तो गलत स्टेप दिखेगा, गलत स्टाइल से पोर्ट्रे होगा, ऐसा है। अब मैंने प्रैक्टिस नहीं करता, अब मैं क्रम करूँगा ना, मैं कितने भी फाउंडेशन कर लूँ, अगर मेरा प्रैक्टिस नहीं है ना तो क्रम इतना मेरा दिखेगा ही नहीं हाइप के साथ प्रॉपर तरीके से जो एक्चुअल में क्रम पर करते हैं। तो वो चीज़ है। तो सर मेन चीज़ ये है कि अगर हमें ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, तब हाँ, आप सारी चीज़ें एक साथ लाके स्विच कर पाओगे। हाँ, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है हर डांस फॉर्म का, तभी आप, ऐसा नहीं कि आपने सारे डांस फॉर्म सीख लिए, सारे देख लिए, एक ही बार कर लिए, एक ही बार से नहीं होता भाई। हर एक डांस फॉर्म को ट्रेन करना पड़ेगा, 6-7 महीने, एक एक महीने रोज करो, या फिर रोज करो, या फिर एक महीने में एक महीने का एक स्टाइल लो, या फिर रोज 1 घंटा लो। जिससे 1 घंटा आई थिंक बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है, बिकॉज बॉडी को भी एक्सेप्ट करना होता है, भाई तू कर क्या रहा है, तू बता, तो तेरे को चाय बनाना है, मैगी बनाना है, मैगी में तू ओरियो डालना है, ओरियो, समझ लो। तो बॉडी भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक्चुअली 1 महीना इनिशियल टाइम होता है कि लॉकिंग किया, हिप हॉप किया, फिर क्रॉम्प किया, वैकिंग किया। आप उससे मास्टर नहीं हो जाओगे 1 महीने में, बट कुछ फंडामेंटल और फाउंडेशंस और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे उस स्टाइल को लेके, फिर स्विच करने में आसान होता है, ऐसा है। तो जैसे कॉलेज डांस सोसाइटीज में जो बच्चे होते हैं, तो उनका जनरली क्या रहता है, जो कॉलेज के कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें 6 to 7 मिनट्स की परफॉर्मेंस होती है, जिसमें हमें डिफरेंट फॉर्म्स करने होते हैं। सर उसमें जैसे स्विच, क्योंकि अब बच्चों को लाना तो पड़ेगा ही, वरना वो दिखेगा नहीं अच्छा। सर उसके लिए फिर वही वाला आपका मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं कि 1 घंटा ये किया, 1 घंटा ये हाँ, किया, वो कर सकते उससे हैं। फिर बॉडी में वो बैठ जाएगा। सर ट्रेनिंग मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हर एक डांस फॉर्म की ट्रेनिंग के बाद जब अगर परफॉर्मेंस करनी है फिर तो आपको स्विच करना पड़ेगा ना, 1 घंटे में यार, वो चीज़ है। सो बेसिकली नॉट फॉर लॉकिंग, अगर किसी भी स्टाइल में आपको अपना अलग दिखना है, यूनिक रखना है, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, हमारा अंदर का नेचर नहीं है, नेचर। देन उसके बाद कैरेक्टर्स, आप हमने आसपास जो कैरेक्टर देखते हो, या फिर कोई भी हो सकता है, ये हमारा जैकी हो सकता है, हम जो टीवी पे देखते हैं कोई भी कैरेक्टर की, वो अगर होता तो कैसे नाचता हिप हॉप। सोचो अगर स्पाइडरमैन हिप हॉप कैसे नाचता, सुपरमैन या जैकी हिप हॉप कैसे नाचता। ये बेसिकली ये ओवर थिंकिंग है, बट हमेशा जो थिंकिंग होती है ना वो हमेशा अलग ही होती है। मतलब कि थिंकिंग ऐसी होती है, यूनिकनेस आपको तभी अलग करती है जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच लेते हो, जो हो ही नहीं सकता वही सोच रहे हो। तो समझ रहे हो, मतलब कि सिंपल सी बात है, बास्केटबॉल बहुत बेसिक एग्जांपल है बाउंस के लिए। पेड़ बाउंस कैसे करें? कभी ऐसा सोचा कि पत्ते को पत्ता क्यों बोला जाता है, पत्ते का नाम किसने रखा होगा? नहीं, ये सब सोचता हूँ भाई, ये पानी को पानी किसने बोला होगा, पहला वर्ड किसने बोला होगा, जिसने 0 लिखा होगा उसको कैसे पता कि ये जीरो ही है। मैं बाइक चलाता रहता हूँ, ऐसे सोचता रहता हूँ, मतलब ये कुछ भी नहीं, ये सोच कुछ भी नहीं, बट कहीं ना कहीं ये कुछ तो अलग कर रही है, दिमाग को चला रही है। तो मेरा ऐसा कहना मतलब कि एक तो कैरेक्टर को फाइंड करो कि अगर आप एक स्पाइडर होते, स्पाइडर होते तो कैसे कर रहे होते। अगर आप एक चींटी होते, उसका जो वॉकिंग का है, मतलब ये सारी चीज़ें कैरेक्टर डेवलपमेंट पे आती है, जो थोड़ा सा अलग बनाएगी, कहीं ना कहीं हिट हो जाएगा। ये देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो सोच रहे हो वैसा ही बन जाओगे, अलग दिख जाओगे। मेक श्योर कि कहीं ना कहीं कुछ ना आपको चीज़ें अलग बना देंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हिट होगा। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती, और कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है कि आपको अलग लेवल पे लेके चला जाता है। तो बस मेरा ये है कि एक तो नेचर है, मेक श्योर कि जब पत्ता नीचे गिरता है तो कैसे गिरता है, बारिश की जब पहली बूंद आती है तो कैसे टक से आती है, जब बारिश गिरती है तो कैसे गिरती है। ये सारी चीज़ें जब हमें नेचर बताता है, बोल रहा है कि देखो नेचर कितना खूबसूरत है, उसको महसूस करो, उसको ऑब्जर्व करो,
तो मेक श्योर को आप नेचर से कनेक्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। जब आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा डांस में। वो डांस में कैसे मिलेगा, मैं कैसे करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं रात को जब ट्रेनिंग करता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग, जब मैं डांस करता हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी वेविंग से स्टार्ट करता हूँ। वेविंग से स्टार्ट करता हूँ। अब जब वेविंग करता हूँ इसमें डालता हूँ मैं स्लो मोशन। मेरी वेविंग बहुत स्लो होगी। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें एक ऐसी सिचुएशन कि एक बंदा है जो बहुत रो रहा है, तड़प रहा है अंदर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोच लेता हूँ कि इसकी मम्मी की डेथ हो गई या कुछ भी, मुझे बहुत सैडनेस चाहिए तो उसमें मैं रो रहा हूँ। तो तड़प होते अंदर की तड़प, वो निकालिए मुझे, बस मोशन करते हुए, मोशन नहीं रुकना चाहिए, वो एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं। कभी कभी बहुत होते मेरे अंदर एक खुशी, एक मुस्कुराहट, और ये मैं ध्यान रखना मेरा मोशन अभी जब एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है ना, मेरे सिर्फ मूवमेंट चेंज नहीं हो रही है, मेरे सिर्फ इमोशन चेंज हो रही है। मेरा मूवमेंट वही है और स्लो मोशन में। तो वो अंदर से ना एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार मैं कुछ तो अलग कर रहा हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ ना उसको एक बार मैं अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो अपने आप को अलग दिख रहा हूँ मैं। तो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी थी, पर मेरी मिस्टेक की वजह से मैंने कैमरा ऐसे लगाया था और मैं शीशे से इधर था, तो प्रॉपर नहीं शूट हो पाया। तो वो मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन देता है हर रात को। जब मैं म्यूज़िक नहीं सुनता, मैं म्यूज़िक लगा, एक बॉलीवुड म्यूज़िक आता है जो नॉन स्टॉप होता है। जब मैं बॉलीवुड म्यूज़िक लगा लेता हूँ, मुझे उसमें ये नहीं जज करना होता कि मेरे को एक बीट पकड़नी, मेरे को नहीं, जस्ट अब मेरे को एक एनवायरनमेंट चाहिए पीस वाला। तो बॉलीवुड म्यूज़िक लगा के एक अगरबत्ती जला देता हूँ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा सा हील कर पाऊँ मैं। तो उसके बाद जब मैं डांस कर रहा होता हूँ फिर मैं सारी चीज़ें मेरे से नेगेटिविटी दूर होती है, और जब परफॉर्म कर रहा होता हूँ ना, मैं एक अलग दुनिया में होता हूँ। तो जैसा मैं सोचता हूँ कि सोचो मैं पत्ता बन गया हूँ, मैं पत्ता कैसा हूँ, मैं फूल बनूँ तो कैसे करूँगा, मैं केकड़ा बनूँ तो कैसे करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को कैरेक्टर डेवलप करती है और कुछ चीज़ें अलग बनाती है। और नॉट सिर्फ वेविंग के साथ, अब मैं लॉकिंग भी ऐसे कर सकता हूँ, मैं हिप हॉप भी ऐसे कर सकता हूँ, मैं क्रम भी ऐसे कर सकता हूँ। समझ रहे हो क्या? तो वो चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है। दैट्स हाउ यू कैन बी यूनिक। तो मतलब जितना क्रिएटिव हो सको, जितना अलग सोच सको वो सोचो सोचो। हाँ, और फिर उसे इम्प्लीमेंट ट्राई टू एग्जीक्यूट इन योरसेल्फ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। बट ट्राई करना ये सारी जो भी आपकी सोच है वो अकेले करना। किसी के सामने ना वो जजमेंट आता है, वो कहीं ना कहीं स्टक होता है। जब आप अकेले रहते हो ना, आप और आप मीन्स शीशा, तब कोई जजमेंट नहीं, फिर आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, क्रिएटिव बना सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं क्या बताऊँ, कहीं मैंने सोचा कि मैं एक पाद हूँ और अगर मैं पाद होता तो पाद कैसे नाचता। ये देखो क्रिएटिव है, मैं आपको बोल रहा ना, आप लोग, मैं किसी को शेयर को जज करेंगे, बट जो मेरे माइंड में आया जब तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूँगा ना, वो फिर दिमाग में है। तो मैंने किया तो मेरा अलग लगा यार, मैंने हाँ उसको पब्लिकली मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, बट मैं अपनी टंकी बता रहा हूँ। ऐसे कुछ बेकार थॉट्स आते हैं और निकाल दो उसको, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के बाद उसको अप्लाई भी करके देखना करेक्ट। चाहिए। हाँ, भले उसको बाहर एग्जीक्यूट मत करो, बट अपने अंदर तो कर लो एक बार, क्या पता कुछ हो जाए। मतलब बेसिकली इमेज चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो आपको एक चीज एग्जीक्यूट करना है। हाँ, सोचो तुम टट्टी हो। नहीं सच में यार, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, लाइक मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी सोच है ये कि मैं अगर ऐसा होता तो कैसा करता था। तो मुझे पता भी तुम लोग जज कर रहे हो, बट हाँ ठीक है, ऐसा ही ये ऐसा है कि रात की टाइम है, सोचो 2-3 बज रहे हैं, बारिश हो रही है बाहर, और आप ऐसे बैठे और सोच रहे हो क्या हो सकता है। मेंढक हूँ क्या मैं? मेंढक नाचूंगी, पानी के अंदर जो पत्ता होगा या फिर कोई कचरा होगा, वो कैसे, वो क्या कर रहा होगा इस टाइम पे? ये कुत्ता यहाँ क्यों बैठा है? ये कुत्ता जीभ बाहर क्यों निकाल रहा है? हाफ राइट, ये सब चलता है। जब ऑलमोस्ट मैं अकेला ही रहता हूँ स्टूडियो में, तो मेरे दोस्त इतने नहीं, मतलब दोस्त हैं वो वाले, बट ऐसा क्लोज वाले दोस्त हैं। मैं अपने साथ बहुत कम लोगों को रख पाता हूँ। रीज़न बिहाइंड, एक तो मैं लोगों से दूर रहता हूँ, दूर इन द सेंस कि मेरा घर दूर है, स्टूडियो पास है, बट और मैं थोड़ा सा वो लेट नाइट वाला बंदा हूँ, लेकिन मैं रात तक जगता हूँ। मैं कभी कभी ऐसे ऐसे करते करते 6 बज जाती हैं, 5 बज जाती हैं, सो नहीं पाता हूँ मैं, सोचता रहता हूँ ऐसी चीज़ें, आगे कैसे ग्रो करना है। अगर डांस ख़त्म हो गया तो सारे डांसर मर गए तो, या डांस ही मर गया तो दुनिया खत्म। सो ऐसा होगा नहीं, मैं थिंकिंग बता रहा हूँ, बट कहने का एक चीज़ आ जाती है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है तो हम करेंगे, क्यों ना ऐसा करते हैं।
तो बहुत सारे थॉट्स में से एक थॉट ऐसा निकल के आता है कि यार इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो सबके लिए हेल्प होगा। वहां से मेरा फ्री डांस क्लास कैंप आया था। ऐसे ही बैठ के सोच रहा था मैं क्या करूँ, मैं इतना आलसी क्यों हो गया यार? पैसा तो आ रहा है पर मैं आलसी क्यों? 8 से 12 सिखाऊंगे सबको फ्री में डांस। हाँ यार मैं भी फिर उठ जा करूँ सुबह सुबह। तो ये थॉट आ गया, तो ये पॉजिटिव थॉट हुआ, वो मैंने एग्जीक्यूट किया तो हेल्पफुल रहा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सोच बहुत जरूरी है सर। हाँ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला सर, और आप इतने बिजी स्केड्यूल से सर आके आपने हमसे इतनी सारी बातें की सर, हमें बहुत अच्छा लगा। और सर आई डू होप कि लोग जब आपकी ये पॉडकास्ट को देखें तो आपके बारे में वो और अच्छी तरह जानेंगे। आपके सर इंस्टा पेज से तो बहुत अच्छी तरह जानेंगे, बट इससे थोड़ी सी और जानकारी उन्हें मिल जाएगी। और सर आपने जैसे डिटेल में बताया ना, हमें वो और जानना है। अभी टाइम कंस्ट्रेंट की जगह हम जान फॉर श्योर, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत कुछ कहना है सर। कोशिश करेंगे एक और बार आप थोड़ा सा हाँ, टाइम निकाल के कभी भी जब आप सर फ्री हो आप बिल्कुल आए। फॉर श्योर मैं चाहूँगा। सर कुछ देना और चाहते हैं? नहीं, पहले मैं बताऊंगा यहाँ का घर का एनर्जी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत स्वीट एंड रिलैक्स लगा। सर मैंने रिसेंटली कहीं सुना था कि जब आप किसी जगह जाते हो तो वहाँ की वाइब आप बहुत पहचान लेते हो। इम्पोर्टेंट होती है, तो लाइक बहुत रिलैक्स पीस काम वाला था, तो इसलिए बैठने में मजा आ रहा है और बात करने में मजा आ जा रहा है, ऐसा वाला। और आप दोनों तो अच्छे इंसान हो, आप लाइक आपकी पूरी टीम। जिया भले लेट आई है पर और जैकी आ जाओ, वो स्लीपी है सर अभी। ठीक है, लेट्स गो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं बस यही गिरा था जो बीच में आवाज आ रही थी। हाँ ठीक है, ओके सर, ये हम आपको देना चाहते हैं सर। अरे वाह सर, मैं देखा आपकी फोटो आपको बहुत पसंद है सर। हाँ, ये आपके साथ वॉलपेपर में भी है? ये मेरे हाँ मैंने पहचाना। ये भी है, मेरे होम स्क्रीन पे भी यही है, मेरे होम स्क्रीन पे भी यही देखो। सर ये किसी रीसेंट वाली 2024 की है, ये 24 HHI? की है, हाँ ये 24 के सिल्वर मेडल की। सर आपको पसंद आया सर? आपको सर बात Thank you करके so अच्छा much. लगा सर। थैंक यू सो मच। मेरे पास भी आपके लिए कुछ है, बट मेरे पास मुझे उसके लिए एक मार्कर चाहिए होगा। सो गाइस, ये था हमारा पॉडकास्ट विद ऋषि राज सर। वी होप आपको पॉडकास्ट बहुत बहुत पसंद आया होगा। सो डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है वो हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा डांसर्स तक शेयर करो ताकि वो अपनी नॉलेज एक्सपैंड कर ग्रो कर पाए। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में विद अ फन लविंग आर्टिस्ट। तब तक के लिए बाय।